वेलकम बैक टू मंजिल विद अंसारी। आज का जो हमारा सेशन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। ये एक डीप डाइव है जहां हम पढ़ाने की कला को समझेंगे। बिल्कुल। और आज हम जिस सोर्स मटेरियल को कवर करने वाले हैं वो DSSB, UPTET, सुपर टेट और चंडीगढ़ JBT जैसे टीचिंग एग्जाम्स की बिल्कुल जान है। इस मास्टर क्लास में पेडागोजी के हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली देखा जाएगा। तो चलिए पूरी सीरियसनेस के साथ शुरू करते हैं। हमारी स्लाइड 1 जो कि थंबनेल स्लाइड है उस पर आते हैं। यहाँ सब्जेक्ट नेम है सोशल साइंस पेडागोजी और टॉपिक नेम है मीनिंग, नेचर एंड अप्रोचेस। और इसका बिग टाइटल है डीप डाइव इनटू सोशल स्टडीज। कैंडिडेट्स को ये समझना होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से सीधे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसका वेटेज लगातार बढ़ रहा है। सही कहा। अब आते हैं स्लाइड 2 पर जो हमारा रोड मैप स्लाइड है। आज हम क्या स्टडी करेंगे इसका एक क्लियर ब्रेकडाउन देख लेते हैं। आज हम मेनली 5 की कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करेंगे। पहला, मीनिंग और नेचर। दूसरा, NCF 2005 के कॉन्टेक्स्ट। तीसरा, सेकेंडरी स्टेज पर ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स और टीचिंग अप्रोचेस। एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्लाइड 3 पर आते हैं जिसकी हेडिंग है मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। इसकी बेसिक डेफिनेशन पर फोकस करते हैं। इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझिए। ये कहती है कि इट इज द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बीइंग्स इन रिलेशन टू देयर सोशल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी समाज में इंसान की स्थिति क्या है। एग्जैक्टली। और यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म है ह्यूमन रिलेशनशिप्स। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि सोशल साइंस का प्राइमरी फोकस क्या है, तो आंसर हमेशा ह्यूमन रिलेशनशिप्स ही होगा। लेकिन यहाँ एक डाउट आता है कि इसमें साइंस वर्ड क्यों जुड़ा है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम स्लाइड 4 पर आते हैं जिसकी हेडिंग है नेचर, फिजिकल साइंस वर्सेस सोशल साइंस। ये टेबल बहुत ही क्लियर कंपैरिजन देता है। जी, फिजिकल साइंस कॉलम पर अगर हम नजर डालें तो इसका फोकस एसेंशियली मैटर, फोर्स और एनर्जी पर होता है। ये प्योर फैक्ट्स पर बेस्ड होता है और हाईली वेरीफाइबल है, जैसे लैब में ग्रेविटी या टेम्परेचर को टेस्ट करना। और दूसरा कॉलम जो सोशल साइंस का है वहाँ चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। इसका फोकस कम्युनिटी, कल्चर और गवर्नेंस पर होता है। बिल्कुल। और इस पॉइंट को ध्यान से समझिए क्योंकि ये एग्जाम ट्रैप है। सोशल साइंस प्योरली फैक्ट बेस्ड नहीं होता, बल्कि ये वैल्यूज और फैक्ट्स दोनों का मिक्सचर होता है, जिसे हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं। मतलब डेमोक्रेसी एक वैल्यू है कि वो अच्छी होनी चाहिए, पर जमीन पर वो कैसे काम कर रही है वो एक फैक्ट है। सही पकड़ा। और इसीलिए इसकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइट की गई हैं। पहली, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। दूसरी, प्लुरैलिटी इन थिंकिंग। और तीसरी, वैल्यू अटेनमेंट। हाँ, वैल्यू अटेनमेंट। प्लुरैलिटी इन थिंकिंग का मतलब ही यह है कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। एक ही इशू के मल्टीपल वैलिड पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। ये पॉइंट पेडागोजी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। खैर, अब बढ़ते हैं स्लाइड 5 की तरफ। हेडिंग है कॉन्टेक्स्ट्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। एक टीचर जब क्लासरूम में जाता है तो उसके सामने 3 बड़े कॉन्टेक्स्ट होते हैं। पहला है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। एक क्लासरूम में आने वाले बच्चे बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से होते हैं, जहां कास्ट, पॉवर्टी और जेंडर इनइक्वालिटी जैसी डीपली रूटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। और वहाँ हमारा टारगेट उनके अंदर डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म डेवलप करना होता है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है लर्नर कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रेस दूर करना इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। और तीसरा कॉन्टेक्स्ट है डेवलपमेंट्स इन एजुकेशन। पिछले कुछ दशकों में जो पॉलिसी लेवल पर बदलाव आए हैं, जैसे SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान और RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और इसके साथ RTE एक्ट 2009। एस्पिरेंट्स को इन तीनों डेवलपमेंट्स के एक्रोनिम्स और इनका इम्पैक्ट जरूर याद रखना चाहिए। अब स्लाइड 6 पर आते हैं जो एक मेजर शिफ्ट की बात करती है। हेडिंग है NCF 2005 कंसर्न्स एंड पैराडाइम शिफ्ट। यहाँ ट्रेडिशनल मेथड और NCF अप्रोच को डायरेक्ट कंपेयर किया गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच में टेक्स्ट बुक को ही सब कुछ माना जाता था, वो डायरेक्टिव होती थी और पूरा जोर रोट लर्निंग पर था। लेकिन NCF ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह उलट दिया। हाँ, NCF 2005 कहता है कि टेक्स्ट बुक सिर्फ सजेस्टिव है, एक सुझाव है। और यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। रटना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करना मेन एम है। और इसी स्लाइड में एक बहुत पावरफुल कोट दिया गया है, इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए।
कोट है, चाइल्ड्स कम्युनिटी एंड लोकल एनवायरनमेंट इज द प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस। यानी लोकल नॉलेज को टेक्स्ट बुक की नॉलेज से जोड़ना सबसे अहम है। अब थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं और स्लाइड 7 पर चलते हैं। हेडिंग है सेकेंडरी स्टेज ऑब्जेक्टिव्स एज पर एनसीईआरटी 2006। सेकेंडरी स्टेज पर आते आते बच्चे प्यूबर्टी हिट कर रहे होते हैं और अडल्ट वर्ल्ड को समझना शुरू करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। यहाँ एम्स हैं मॉडर्न इंडिया के इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस को समझना, साथ ही पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर और इलिटरेसी जैसे मुद्दों का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना भी सिखाया जाता है इस स्टेज पर। बिल्कुल, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी और जस्टिस को डीपली समझना, और आखिर में नेशनल इंटीग्रेशन और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के प्रति जागरूकता लाना। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए 4 सब्जेक्ट्स को टूल की तरह यूज किया जाता है। स्लाइड 8 की हेडिंग है 4 मेन डिसिप्लिन्स एंड गोल्स। इस टेबल में पहला कॉलम हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का फोकस मेनली कंटेम्प्रेरी इंडिया और वर्ल्ड पर रखा जाता है सेकेंडरी स्टेज में, और इसका टारगेट है चेंज और कंटिन्यूटी को एनालाइज करना। दूसरा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का फोकस रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट पर है और गोल बहुत क्लियर है, कंजर्वेशन यानी संरक्षण। तीसरा पॉलिटिकल साइंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसॉफिकल बेस पर फोकस करता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज सिखाने के लिए। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन चौथा है, इकोनॉमिक्स, जो इसी स्टेज पर इंट्रोड्यूस होता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन यहाँ क्यों होता है? क्योंकि बच्चा अब बड़ी आर्थिक चीजों को समझने के काबिल हो गया है। इसका फोकस प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर है, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ है पीपल्स पर्सपेक्टिव। इसे आम लोगों के नजरिए से पढ़ाना है, बड़ी कॉर्पोरेशंस के नजरिए से नहीं। ये एक कॉमन ट्रैप है। ये एकदम क्लियर हो गया। अब स्लाइड 9 पर आते हैं जहां सब्जेक्ट्स आपस में जुड़ते हैं। हेडिंग है इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट्स। सोशल साइंस को दूसरे सब्जेक्ट से कैसे इंटीग्रेट करते हैं? ये बहुत प्रैक्टिकल एरिया है। सबसे पहले मैथ्स के साथ इंटीग्रेशन देखिए। जब क्लास में बजट बनता है, टैक्स कैलकुलेट होता है, तो वो मैथ्स ही है। या फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ते वक्त जब हम टाइम निकालते हैं, हाँ, वो कैलकुलेशन कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब 4 मिनट का डिफरेंस होगा। ये मैथ्स और ज्योग्राफी का बहुत ही सॉलिड फ्यूजन है। बिल्कुल। दूसरा कॉलम आर्ट का है, जहां हम आर्किटेक्चर के थ्रू हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे ताजमहल उस दौर की टेक्नोलॉजी और आर्ट का हिस्सा है। और लैंग्वेज और साइंस के साथ कैसे होता है? लैंग्वेज क्लास में सोशल इश्यूज पर डिबेट्स करना, और साइंस में क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन का साइंटिफिक एनालिसिस करना। और आखिर में SUPW यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, जो स्किल्स और डिग्निटी ऑफ लेबर से जुड़ा है। स्लाइड 10 हमें इसकी एक और ब्रॉड पिक्चर दिखाती है। हेडिंग है इंटर रिलेशनशिप्स विद सोसाइटी। सोशल साइंस सोसाइटी के अलग अलग सिस्टम्स के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। पॉलिटिकल सिस्टम हमें पावर के बारे में सिखाता है, इकोनॉमिक सिस्टम हमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन समझने में मदद करता है, और कल्चरल सिस्टम हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस को शेप करता है। इसके अलावा रिलीजियस सिस्टम टॉलरेंस डेवलप करता है, और एजुकेशन, हेल्थ जैसी चीजें तो सोसाइटी का बेस है ही। सही कहा। अब हम इस मास्टर क्लास के सबसे कोर पेडागोजी सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। स्लाइड 11 और 12 की कंबाइंड हेडिंग है अप्रोचेस टू टीचिंग। यहाँ 4 मेन अप्रोचेस हैं। पहला है डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये तो वही ओल्ड स्कूल तरीका है ना, जहां हर सब्जेक्ट एक अलग डब्बे में बंद होता है। एग्जैक्टली। डिसिप्लिनरी अप्रोच में हिस्ट्री अलग और ज्योग्राफी बिल्कुल अलग पढ़ाई जाती है, बिना किसी कनेक्शन के। लेकिन दूसरा अप्रोच जो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इस पर कैंडिडेट्स फोकस करें। यहाँ नॉलेज कंप्लीटली इंटीग्रेट हो जाती है, राइट? जैसे अगर टॉपिक मनी है तो उसमें हिस्ट्री, मैथ्स और इकोनॉमिक्स तीनों एक साथ मिक्स करके पढ़ाए जाएंगे ताकि एक नया पर्सपेक्टिव बने। बिल्कुल सही। तीसरा अप्रोच है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। यहाँ एक ही इशू पर फोकस होता है, जैसे एनवायरनमेंट। पर सभी सब्जेक्ट्स अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। बायोलॉजी में अलग तरह से एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, फिजिक्स में अलग और मैथ्स में डेटा के थ्रू। ये मिक्स नहीं होते। यस, एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और चौथा है थीमेटिक अप्रोच, जहां सब्जेक्ट्स की जगह एक थीम सेंटर में होती है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट एक थीम है, तो सारी पढ़ाई उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अब टीचिंग मेथड्स के थोड़े टेक्निकल साइड पर चलते हैं। स्लाइड 13 की हेडिंग है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोचेस।
ये पेडागोजिक मेथड्स लगभग हर पेपर में आते हैं। और स्लाइड पर बने डायग्राम से इसको समझना बहुत आसान है। इंडक्टिव अप्रोच को एक अपराइट ट्रायंगल से दर्शाया गया है। इसका मतलब है कि हम पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, यानी पहले बहुत सारे स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनसे एक जनरल रूल या थ्योरी बनाएंगे। मतलब ये नए प्रिंसिपल्स डेवलप करने के काम आता है। और डिडक्टिव अप्रोच उस अपराइट ट्रायंगल का बिल्कुल उल्टा है, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल। हाँ, डिडक्टिव में कहानी जनरल से शुरू होती है। पहले ही जनरल फॉर्मूला या थ्योरी बता दी जाती है और फिर उसको अलग अलग पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पर अप्लाई किया जाता है। ये एग्जिस्टिंग थ्योरीज को टेस्ट करने के काम आता है। दोनों मेथड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। एक्सीलेंट। अब हम NCF 2005 के बैकबोन पर आते हैं। स्लाइड 14 की हेडिंग है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी रचनावाद। इसे सीधे बिहेवियरिज्म से कंपेयर किया गया है। बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद मानता था कि बच्चा एक खाली बर्तन है और उसे पैसिव नॉलेज दी जानी चाहिए, पर कंस्ट्रक्टिविज्म इसके बिल्कुल खिलाफ है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है? ये कहता है कि बच्चा एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म है एक्टिव कंस्ट्रक्शन। बच्चा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से नई अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है क्लास में। जैसे अगर करप्शन टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा हो तो टीचर सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखवाएगा, बल्कि बच्चे खुद अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और मिलकर उस इश्यू पर एक कलेक्टिव समझ बनाएंगे। बिल्कुल, क्लास में इंटरैक्टिव और डायनामिक एनवायरनमेंट होना जरूरी है। अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी पड़ाव पर हैं, स्लाइड 15, जहां हम क्विक रिवीजन एंड कंक्लूजन करेंगे इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। तो एग्जाम के लिए जो 5-7 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो स्क्रीन पर हैं। पहला, सारे एब्रिविएशंस क्लियर होने चाहिए, SSA, RMSA और UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा पॉइंट, इंडक्टिव अप्रोच पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाता है, जबकि डिडक्टिव जनरल से पर्टिकुलर। तीसरा, इकोनॉमिक्स को सेकेंडरी स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया जाता है विद पीपल्स पर्सपेक्टिव। चौथा, NCF 2005 टेक्स्ट बुक को सिर्फ सजेस्टिव मानता है और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट पर जोर देता है। और पांचवा और सबसे बड़ा एग्जाम टिप ये है कि अगर क्वेश्चन अप्रोचेस पर आएं तो ऑप्शंस में इंटरडिसिप्लिनरी या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हमेशा सबसे पावरफुल और करेक्ट चॉइस माने जाते हैं। ये बहुत ही सॉलिड फैक्ट्स हैं जो सिलेक्शन तय करेंगे। अब इस मास्टर क्लास को सम अप करते हुए एक प्रोवोकेटिव थॉट सभी फ्यूचर टीचर्स और एस्पिरेंट्स के लिए। आज हमने इतनी मॉडर्न, कंस्ट्रक्टिविस्ट और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस पढ़ी हैं, पर जरा खुद से पूछिए, जब हम स्कूल्स में थे, क्या हमारी एजुकेशन इन पर बेस्ड थी या हम वही ओल्ड रोट लर्निंग के सिस्टम में फंसे थे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमने आज भी अपने पढ़ाने का तरीका नहीं बदला, तो आने वाली जनरेशन टेक्स्ट बुक के बाहर की कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करेगी? ये एक ऐसी चीज है जिस पर हर एस्पिरेंट को डीपली रिफ्लेक्ट करना चाहिए। खैर, क्लासेस होती रहेंगी और सिलेबस कवर होता रहेगा, बस एक रूल हमेशा याद रखें, कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन का फॉर्मूला है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मंजिल विद अंसारी पर। आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो ऊपर से देखने में भले ही सिर्फ शिक्षकों के लिए लगे, हाँ, लेकिन असल में ये हम सबकी सोच की नींव से जुड़ा है। हमारे पास जो रिसर्च और डेटा है वो मुख्य रूप से सोशल साइंस पेडागोजी पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि शिक्षा अब सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चौक तक सीमित क्यों नहीं है। सही कहा। मतलब आखिर क्यों वो पुरानी व्यवस्था जिसमें हम सब पले बड़े हैं वो अब काम नहीं कर रही है, और कैसे एक नीरस सी लगने वाली क्लास को एक जीवंत और समावेशी जगह में बदला जा सकता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भले ही ये स्रोत सामग्री प्रतियोगी परीक्षाओं या पेडागोजी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लेकिन इसके कोर में जो विचार हैं वो हम सभी के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। हाँ, मतलब ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसान ज्ञान कैसे हासिल करता है। एकदम सही। हम सूचनाओं को कैसे प्रोसेस करते हैं और समाज के रूप में हमारी धारणाएं कैसे बनती हैं, चाहे कोई एजुकेशन फील्ड से हो या सिर्फ ये समझना चाहता हो कि आज की नई पीढ़ी कैसे सीख रही है। ये चर्चा उन सभी मान्यताओं को चुनौती देने वाली है। बिल्कुल। तो चलिए उन मान्यताओं को ही सबसे पहले चुनौती देते हैं। शुरुआत करते हैं उस विषय से जिसे हमारे स्कूल के दिनों में शायद सबसे ज्यादा बोरिंग माना जाता था। सोशल साइंस है ना? हाँ, सोशल साइंस। याद है कैसे हम सब परीक्षा से एक रात पहले, बल्कि कुछ घंटे पहले ही इतिहास की तारीखें, संधियां और राजाओं के नाम ऐसे रटते थे जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हों। हाँ, और अगले दिन पेपर देते ही दिमाग एकदम साफ। बिल्कुल।
प्राकृतिक विज्ञानों जैसे फिजिक्स या मैथ्स के सामने इसे हमेशा थोड़ा थोड़ा कमतर ही आंका गया। एक आम धारणा बन गई कि अरे आर्ट्स लिया है, इसका तो बाजार में कोई स्कोप ही नहीं है। यही वो सबसे बड़ा और खतरनाक भ्रम है जिसे आज की मॉडर्न रिसर्च तोड़ रही है। अगर हम वास्तविकता को देखें तो सोशल साइंस का असली मकसद सिर्फ तथ्य या फैक्ट्स रटना कभी था ही नहीं। तो फिर असल लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विकसित करना। समाज कैसे काम करता है, हमारी राजनीतिक प्रणालियां कैसे बनी हैं, इन सब की आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग इसी विषय से आती है। मतलब जो लोग कहते हैं कि इसकी बाजार में कोई कीमत नहीं है, वो गलत हैं। पूरी तरह से। वे ये भूल जाते हैं कि समाज की सच्चाइयों को समझने के लिए जो विश्लेषणात्मक कौशल चाहिए वो एक अच्छी सोशल साइंस की क्लास ही दे सकती है। लेकिन जब हम NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो रिसर्च में इसके 5 प्रमुख सिद्धांतों का जिक्र है। हाँ, वो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे ज्ञान को स्कूल की चारदीवारी के बाहर के जीवन से जोड़ना, रटने की विधि से आज़ादी दिलाना, पाठ्यचर्या को सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखना, परीक्षाओं को लचीला बनाना और एक लोकतांत्रिक पहचान का पोषण करना। बिल्कुल। अब ईमानदारी से बताइए, ये सब कागज पे या स्लाइड्स में तो बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत में जहां एक शिक्षक पर 50 बच्चों का सिलेबस पूरा करवाने का भारी दबाव होता है, वहां ये सिद्धांत कितने व्यावहारिक हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और यही सबसे बड़ा संघर्ष भी है। ये जो सिलेबस पूरा करवाने का दबाव है ना, यही तो वो फैक्ट्री मॉडल है जिसे NCF 2005 तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक रटी रटाई प्रक्रिया से बाहर आना। हाँ, असल में इन 5 सिद्धांतों के केंद्र में एक ही विचार है, बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जहां बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे शिक्षक क्लास में आकर ज्ञान से भर दे और चला जाए। बिल्कुल। अगर शिक्षा बच्चे के अनुभवों, उसकी आवाज और सक्रिय भागीदारी के इर्द गिर्द नहीं बुनी गई है तो वो सिर्फ साक्षरता है, सच्ची शिक्षा नहीं। तो अगर हम रटने वाली इस पुरानी व्यवस्था को पीछे छोड़ दें तो इसकी जगह क्या लेगा? यहीं पर एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, रचनावाद, जिसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। रिसर्च के अनुसार पारंपरिक क्लास में बच्चे बस चुपचाप बैठकर पैसिव लिसनिंग करते थे, लेकिन रचनावादी क्लास में बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है। हाँ, ज्ञान सिर्फ प्राप्त नहीं किया जाता बल्कि उसका निर्माण किया जाता है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, नॉट जस्ट रिसीव्ड। पर एक बात बताइए, अगर 40-50 बच्चों की क्लास में सब खुद ही ज्ञान बनाने लगें, सब अपने अपने सवाल पूछने लगें और शिक्षक सिर्फ एक सुविधादाता या फैसिलिटेटर बनकर खड़ा रहे, तो क्या इससे क्लास में पूरी तरह से अराजकता नहीं फैल जाएगी? ये एक बहुत ही आम डर है जो अक्सर पारंपरिक शिक्षकों को होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्लासरूम को बेगाम छोड़ देना नहीं है। तो फिर शिक्षक नियंत्रण कैसे रखता है? असल में यहाँ शिक्षक की भूमिका और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। एक तानाशाह की तरह आदेश देने के बजाय उसे एक आर्किटेक्ट बनना पड़ता है। वो बच्चों को एक ढांचा या स्कैफोल्डिंग देता है, सही सवाल उछालता है। हाँ, और आपस में बहस करने का एक सुरक्षित माहौल बनाता है। अगर बच्चे किसी विषय पर आपस में डिबेट कर रहे हैं तो बाहर से देखने वाले को ये हंगामा लग सकता है, लेकिन असल में वहाँ ज्ञान का निर्माण हो रहा होता है। मतलब ये पैसिव लिसनिंग से एक्टिव एंगेजमेंट की ओर एक बड़ा शिफ्ट है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमारी उन भारी भरकम पाठ्यपुस्तकों की क्या भूमिका रह जाती है? पाठ्यपुस्तकें कभी भी अंतिम सत्य नहीं हो सकती, वे सिर्फ एक शुरुआती बिंदु हैं। क्योंकि डेटा भी यही कहता है कि अगर किताब ज्ञान का एकमात्र स्रोत बन जाए तो ये शिक्षा के लिए खतरनाक है। बिल्कुल। मान लीजिए किताब में जो तथ्य छपे हैं वे 5 साल पुराने हैं। अब एक कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षक क्या करेगा? वो शायद एटलस या विश्वकोश का उपयोग करेगा, या फिर उन पुराने तथ्यों को आज के न्यूज़पेपर या ताज़ा घटनाओं से जोड़ देगा। अगर किताब में सब कुछ सिर्फ सीधे सीधे फैक्ट्स के रूप में परोस दिया गया है तो शिक्षक बच्चों से हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले सवाल पूछेगा, जैसे ऐसा क्यों हुआ या अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। एकदम सही। NCF 2005 का एक बहुत ही शानदार कोट इस रिसर्च में शामिल है कि पाठ्य पुस्तक को आगे की पूछताछ के लिए रास्ते खोलने चाहिए। क्या बात है, किताब मंजिल नहीं रास्ता है। और जब रास्तों की बात हो रही है तो मुझे रिसर्च के उस हिस्से की याद आ रही है जो किसी भी शिक्षक के लिए एक सुपर पावर से कम नहीं है। आप एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं ना? हाँ, क्रियात्मक अनुसंधान। ये मुझे बहुत ही रोमांचक कॉन्सेप्ट लगा।
अक्सर हम रिसर्च का मतलब समझते हैं कि कोई बहुत बड़े विश्वविद्यालय में बैठा वैज्ञानिक कोई ग्लोबल थियरी बना रहा है। लेकिन ये बिल्कुल अलग है। एक्शन रिसर्च की पूरी खूबसूरती ही इसके छोटे पैमाने और तुरंत प्रभाव में है। ये कक्षा या स्कूल तक सीमित होता है। मतलब इसका लक्ष्य कोई वैश्विक सिद्धांत बनाना नहीं, बल्कि लोकल इम्प्रूवमेंट और त्वरित समाधान खोजना है। बिल्कुल। ये एक शिक्षक का अपना टूल है, जिससे वो अपनी ही क्लासरूम की रोजमर्रा की समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से सुलझा सकता है। रिसर्च में मैककॉर्नन के टाइम प्रोसेस मॉडल का जिक्र है, जो लगातार समाधान और रिफ्लेक्शन पर जोर देता है। चलिए इसे थोड़ा और विजुलाइज करते हैं। हमारी डेटा में नक्शा कौशल या मैप स्किल्स की केस स्टडी है। मान लीजिए एक क्लासरूम है जहां बच्चों को भूगोल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। उन्हें नक्शे देखकर बस कुछ रंगीन लकीरें ही नजर आती हैं। हाँ, और वे लगातार टेस्ट में फेल हो रहे हैं। अब एक पारंपरिक शिक्षक शायद झल्ला कर कहेगा कि तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, इसे 10 बार कॉपी में बनाओ। लेकिन एक्शन रिसर्च करने वाला शिक्षक क्या करेगा? वो शिक्षक सबसे पहले रुक कर समस्या की पहचान करेगा। फिर वो विश्लेषण करेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इन बच्चों को दिशाओं का ज्ञान नहीं है, या इन्हें स्केल और पैमाने की समझ नहीं आ रही? इसके बाद वो एक हाइपोथेसिस यानी एक संभावित समाधान सोचेगा। वो सोचेगा कि शायद अगर मैं इन्हें ब्लैक बोर्ड पे 2D नक्शा दिखाने के बजाय कोई 3D मॉडल बनाने को दूं या प्लेग्राउंड में ले जाकर कोई गेम खिलाऊं, तो शायद ये बेहतर समझें। फिर वो योजना बनाएगा और उसे लागू करेगा। मान लीजिए उसने बच्चों को कार्डबोर्ड और मिट्टी से स्कूल का ही एक नक्शा बनाने को कहा। इसके बाद सबसे अहम हिस्सा आता है मूल्यांकन। शिक्षक ये जांचेगा कि क्या इस गतिविधि के बाद बच्चों के मैप कौशल में कोई सुधार हुआ। अगर हाँ तो शानदार। और अंत में वो भविष्य के लिए रिफ्लेक्ट करेगा कि इस तरीके को और कैसे निखारा जा सकता है। ये जो पूरी साइकिल है, ये किसी भी समस्या को रटने के बजाय समझकर सुलझाने का एक अचूक तरीका है। और जब हम लोकल समस्याओं को सुलझाने की बात कर रहे हैं, तो हमें लोकल ज्ञान को भी तो शिक्षा में शामिल करना होगा। बिल्कुल। हमारी शोध सामग्री का अगला हिस्सा इसी पर बहुत गहराई से बात करता है। समुदाय और स्थानीय पर्यावरण ही सीखने का सबसे पहला और सबसे मजबूत संदर्भ होता है। शिक्षा को प्रासंगिक बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई शिक्षक किसी ग्रामीण इलाके में कृषि के बारे में पढ़ा रहा है, जहां गन्ने या कपास की खेती होती है। अब अगर वो सिर्फ किताब में छपे सेब के बागानों या किसी विदेशी फसल की बात करेगा, तो बच्चा कैसे रिलेट करेगा? लेकिन अगर वो स्थानीय फसलों की बात करे तो बच्चा तुरंत जुड़ जाएगा। इसी तरह इतिहास पढ़ाते समय स्थानीय मौखिक कहानियों का उपयोग करना शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ देता है। हाँ, इसे ही कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ एक और बहुत बड़ा मिथक टूटता है। भारतीय कक्षाएं अत्यधिक विविध हैं। वो जब हम सब बचपन से औसत छात्र या एवरेज स्टूडेंट बनने की होड़ में लगे रहते हैं, वो असल में एक मिथक है। कोई भी बच्चा पूरी तरह से औसत नहीं होता। हर क्लासरूम में इतनी विविधता है, हर बच्चे की पृष्ठभूमि अलग है कि आप एक ही तरीके से सबको नहीं पढ़ा सकते। ये तो वैसी बात हो गई कि आप 7 नंबर का जूता लाएं और कहें कि ये औसत साइज है, इसलिए क्लास के सभी बच्चों को यही जूता पहनना पड़ेगा। और कुछ को वो बहुत ढीला लगेगा और कुछ के पैर कट जाएंगे। बिल्कुल। यहीं पर क्रिटिकल पेडागोजी या आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र की भूमिका आती है। हमारे सिस्टम में अक्सर इस असमानता या विविधता को एक समस्या माना जाता है, लेकिन एक बेहतरीन शिक्षक छात्रों के बीच के इस अंतर को एक परिसंपत्ति या एसेट के रूप में देखता है, ना कि एक बाधा के रूप में। ये नजरिया वाकई शिक्षा को देखने का पूरा लेंस ही बदल देता है। और जब हम विविधता का इतना सम्मान करते हैं, तभी हम सच्चे समावेशन यानी इंक्लूजन की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अलग-अलग तरह के बच्चों को एक ही कमरे में बिठा देना तो समावेशन नहीं है। डेटा बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि समावेशन का असली मंत्र है व्यवस्था को ढालना है, न कि बच्चे को। Adapting the system, not the child. हाँ, अगर व्यवस्था किसी बच्चे के अनुकूल नहीं है, तो हमें व्यवस्था बदलनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर क्लास में कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, तो उसे स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्कूल को बदलाव करने की जरूरत है। जैसे टैक्टाइल मैप्स लाना जिन्हें छू कर महसूस किया जा सके, टॉकिंग बुक्स का इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी पेयर लर्निंग को बढ़ावा देना। इसी तरह श्रवण बाधित बच्चों के लिए विजुअल एड्स और ऑडिटरी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन सब में एक बहुत ही प्रभावी सामान्य रणनीति है कोऑपरेटिव लर्निंग या सहकारी शिक्षा। जब बच्चे समूहों में एक दूसरे की मदद करके सीखते हैं, तो वे सहानुभूति और टीम वर्क सीखते हैं। लेकिन ये सब एक तानाशाह के राज में तो नहीं हो सकता। इसके लिए क्लासरूम का माहौल लोकतांत्रिक होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक क्लासरूम
और एक तानाशाह शिक्षक वाले क्लासरूम में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तानाशाह शिक्षक बस आदेश देता है, लेकिन एक लोकतांत्रिक कक्षा में छात्रों की अपनी आवाज होती है। वे तय करते हैं कि क्या और कैसे सीखना है। वहां नियम शिक्षक अकेले नहीं थोपता, बल्कि नियम पूरी क्लास मिलकर बनाती है। ये एक साझा जिम्मेदारी होती है जहां सहानुभूति, गरिमा और न्याय के मूल्य सिखाए जाते हैं। क्योंकि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है, इसका लक्ष्य है भविष्य के नागरिकों का पोषण करना। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, एक पारंपरिक शिक्षक से एक रचनावादी और लोकतांत्रिक गाइड बनने का ये सफर कितना मुश्किल होता होगा। और इसीलिए हमारी रिसर्च का आखिरी हिस्सा शिक्षक के व्यावसायिक विकास या प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर बहुत जोर देता है। यहाँ मुझे रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत ही गहरा दर्शन याद आ रहा है जो इस डेटा में शामिल है। उन्होंने कहा था, एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक कि वो अपनी लौ खुद न जलाता रहे। बहुत ही सुंदर विचार है। अगर शिक्षक के अंदर खुद सीखने की आग बुझ जाएगी तो वो अपने छात्रों को कैसे प्रेरित करेगा? इसीलिए शिक्षकों का निरंतर विकास बहुत जरूरी है। तथ्य बदलते रहते हैं, तकनीक बदल रही है। अगर एक शिक्षक खुद को अपडेट नहीं करेगा तो वो बर्नआउट यानी थकान या निराशा का शिकार हो जाएगा। नई विधियों जैसे आईसीटी को सीखने के लिए ये निरंतर प्रक्रिया जरूरी है। और इसके तरीके औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी। हाँ, औपचारिक जैसे एनसीईआरटी, एससीईआरटी या डाइट्स के सेमिनार, और अनौपचारिक जैसे सहकर्मी अवलोकन यानी पीयर ऑब्जर्वेशन, एक्शन रिसर्च या सोशल मीडिया के एजुकेशनल ग्रुप्स का हिस्सा बनना। चलिए इस पूरी विस्तृत चर्चा को थोड़ा समेटते हैं। आज हमने जो रिसर्च देखी वो साफ तौर पर बताती है कि सोशल साइंस सिर्फ तथ्यों का पहाड़ नहीं है, बल्कि ये परिप्रेक्ष्य और समाज को समझने का एक नजरिया है। एनसीएफ 2005 से लेकर एक्शन रिसर्च और समावेशी कक्षा तक सब कुछ इसी ओर इशारा करता है कि ज्ञान रटा नहीं जाता, उसका निर्माण होता है। ज्ञान को इस तरह से देखने से न केवल परीक्षाओं में बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। और इस चर्चा के अंत में एक विचार मेरे मन में आ रहा है, एक ऐसा सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। अगर आज की लोकतांत्रिक कक्षाओं का लक्ष्य भविष्य के समझदार और आलोचनात्मक सोच वाले नागरिक तैयार करना है, तो क्या आज के वयस्क समाज में जो असहिष्णुता या विश्लेषणात्मक सोच की कमी दिखती है, वो उस पुरानी पारंपरिक और रटने वाली शिक्षा प्रणाली का नतीजा है जिससे हम सब गुजरे हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमें आज भी अपनी उस पुरानी स्कूली शिक्षा को अनलर्न करने की जरूरत है? क्या हमें ज्ञान को देखने का अपना नजरिया फिर से गढ़ना होगा? ये एक ऐसा विचार है जिसे हम एक खुले सवाल की तरह छोड़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस पर गहराई से विचार किया जाए। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और अगले विचार विमर्श तक के लिए अलविदा। आज की इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो देखने में तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम रणनीतियां यानी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज पर आधारित कुछ विस्तृत नोट्स हैं। आमतौर पर इस तरह के नोट्स उन लोगों के काम आते हैं जो सीटीईटी या बीएड जैसी शिक्षण परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन इन पन्नों को पढ़ते हुए एक बात बहुत साफ हो गई कि ये सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। ये सामग्री असल में इस बात का एक ब्लूप्रिंट है कि मानव मस्तिष्क कैसे किसी भी नई जानकारी को सबसे बेहतर तरीके से समझता है। चाहे किसी को कोई नया काम सिखाना हो, किसी मीटिंग में अपना आइडिया रखना हो या बस एक जटिल विषय को सुलझाना हो। ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है। देखिए, शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी का मूल उद्देश्य ही यही है, संचार को इतना प्रभावी बनाना कि सामने वाले के दिमाग में बात पूरी तरह से बैठ जाए। इन नोट्स की शुरुआत में ही वोलेवर और स्कॉट के 1988 के एक सिद्धांत का जिक्र किया गया है। ये हमारी इस चर्चा के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। अच्छा, तो उनका तर्क क्या है? उनका तर्क बहुत सीधा है। यदि हम किसी भी जानकारी को देने के लिए केवल एक या दो सीमित रणनीतियों का उपयोग करते हैं, तो सीखने वाले बहुत जल्दी उदासीन हो जाते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो बोरियत का विज्ञान। जब कोई इंसान बोर होता है तो उसका दिमाग सच में नई चीजों को प्रोसेस करना बंद कर देता है ना? एकदम सही। न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो जब हम बोर होते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो ध्यान और याददाश्त को नियंत्रित करता है, अपनी सक्रियता कम कर देता है।
इसीलिए वुलेवर और स्कॉट ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि संचार में विविधता या वैरायटी होना कोई विकल्प नहीं है, ये एक आवश्यकता है। ये बात तो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी महसूस करते हैं। हाँ, क्योंकि हर इंसान के दुनिया को देखने और समझने का तरीका अलग होता है। कोई देखकर जल्दी समझता है, कोई सुनकर, तो कोई चीजों को खुद अपने हाथों से करके। अगर हम इन सभी व्यक्तिगत सीखने की शैलियों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम कभी भी प्रभावी ढंग से अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इस विविधता को कैसे लाया जाए? नोट्स में शिक्षण विधियों का एक पूरा ढांचा दिया गया है। इन विधियों को 3 मुख्य दृष्टिकोणों में बांटा गया है। पहला शिक्षक केंद्रित, दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित और तीसरा समूह केंद्रित। और इन सब को लागू करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है रणनीति या स्ट्रैटेजी। रणनीति शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम सिर्फ एक तरीका नहीं कह सकते। रणनीति का मतलब है अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग तकनीकों का एक सुविचारित संयोजन। ये इस बात की समझ है कि किस समय, किस माहौल में और किस तरह के लोगों के सामने कौन सा तरीका काम करेगा। अगर तरीकों की बात करें तो सबसे पहले उस विधि का जिक्र आता है जिससे हम सब वाकिफ हैं, व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। नोट्स इसे शिक्षक केंद्रित और एक्सपोजिटरी प्रकृति वाली विधि बताते हैं। एक्सपोजिटरी का मतलब जहां एक व्यक्ति जानकारी दे रहा है और बाकी सुन रहे हैं। हाँ, और ये विधि सदियों से चली आ रही है। एक सफल व्याख्यान के पीछे एक बहुत ही स्पष्ट विज्ञान होता है जिसे 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला है परिचय या इंट्रोडक्शन, जो कि शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, ये केवल विषय का नाम बताना नहीं है, ये एक मानसिक वार्म अप है। यहाँ वक्ता को सामने बैठे लोगों के पूर्व ज्ञान को खोजना होता है और उसे नई जानकारी के साथ जोड़ना होता है। जब तक नया ज्ञान पुराने ज्ञान से नहीं जुड़ता, दिमाग उसे महत्व नहीं देता। फिर आता है दूसरा चरण, जिसे विकास या डेवलपमेंट कहा गया है। यहीं पर असल विचारों का प्रस्तुतिकरण होता है। लेकिन नोट्स में एक बात जो मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है इस चरण में उपमाओं या एनालॉजीज का अनिवार्य उपयोग। एक पुल का काम करती है। जब हम कोई बहुत जटिल या अमूर्त कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं तो दिमाग संघर्ष करता है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है, तो हम अनजान जानकारी को एक जानी पहचानी मानसिक तस्वीर से जोड़ देते हैं। इसके बाद तीसरा चरण आता है, समेकन या कंसोलिडेशन। यहाँ सब कुछ समेटा जाता है, सही कहा। यहाँ निष्कर्ष निकाला जाता है और यह जांचा जाता है कि जो जानकारी दी गई वो कितनी समझ में आई। ये सब सुनने में बहुत व्यवस्थित लगता है और नोट्स भी कहते हैं कि ये विधि इकोनॉमिकल है, यानी इसमें समय बचता है और बहुत सारा डेटा एक साथ दिया जा सकता है। लेकिन मेरी एक उलझन है, अगर वक्ता ही सब कुछ बोल रहा है तो सामने वाला तो पूरी तरह से पैसिव या निष्क्रिय हो गया ना। तो क्या ये विधि आज के समय में सच में प्रभावी है? ये लगभग शून्य होती है। इसीलिए इसे हमेशा अन्य विधियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर विधि। डेमोन्स्ट्रेशन और क्वेश्चनिंग। हाँ, प्रदर्शन का मतलब है किसी चीज को कैसे करना है ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। इसके भी अपने चरण हैं, पहले योजना बनाना, फिर प्रदर्शन करना, फिर सारांश देना और अंत में हैंडआउट्स बांटना। लेकिन जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा सक्रिय करती है वो है सही सवाल पूछना। प्रश्न पूछने की कला पर नोट्स में ब्लूम की टैक्सोनॉमी का गहरा संदर्भ दिया गया है। मुझे लगता है कि ये हिस्सा थोड़ा जटिल है। इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स या HOTS की बात की गई है। ब्लूम ने सीखने को एक सीढ़ी की तरह क्यों बताया है? इसे इस तरह से समझते हैं, जब हम किसी को कोई नई चीज बताते हैं तो सबसे निचला स्तर होता है नॉलेज या ज्ञान, यानी क्या उन्हें तथ्य याद रहे, लेकिन रट लेना समझना नहीं होता। उसके ऊपर आता है कॉम्प्रहेंशन, यानी अर्थ समझना। मतलब सिर्फ याद नहीं करना, उसका मतलब भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। फिर आता है एप्लीकेशन, क्या वे उस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस और सिंथेसिस, क्या वे जानकारी को टुकड़ों में तोड़कर या जोड़कर नया अर्थ निकाल सकते हैं। और सबसे ऊपर है इवैल्यूएशन, क्या वे सही और गलत का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक अच्छा सवाल इंसान के दिमाग को सीधे इस सीढ़ी के ऊपरी हिस्से पर ले जाता है। तो एक तरह से हम उन्हें सिर्फ तथ्य रटने से निकालकर गंभीर सोच की तरफ धकेल रहे हैं। और नोट्स के अनुसार इस सोच को ट्रिगर करने के लिए प्रश्नों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, कन्वर्जेंट प्रश्न, जिनका केवल एक ही सही उत्तर होता है। दूसरा, डाइवर्जेंट प्रश्न,
जो रचनात्मक होते हैं, और तीसरा प्रोबिंग प्रश्न। लेकिन क्या डाइवर्जेंट और प्रोबिंग प्रश्न एक जैसे नहीं है? इन दोनों के बीच का बारीक अंतर क्या है? ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। इन दोनों में अंतर इनकी दिशा का है। मान लीजिए हम प्रदूषण पर बात कर रहे हैं। डाइवर्जेंट प्रश्न दिमाग को बाहर की तरफ अलग अलग दिशाओं में फैलने के लिए कहता है, जैसे प्रदूषण कम करने की क्या-क्या नए और अनोखे तरीके हो सकते हैं। यहाँ हम कई अलग अलग आइडियाज चाहते हैं। तो इसमें कोई एक सही जवाब नहीं है, बस बहुत सारे विचार हैं। एकदम से। दूसरी तरफ प्रोबिंग प्रश्न दिमाग को किसी एक ही बिंदु की गहराई में ले जाता है। अगर किसी ने कहा कि हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ानी चाहिए, तो प्रोबिंग प्रश्न होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक बैटरियों के कचरे का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये परत दर परत गहराई में उतरने की तकनीक है। ये स्पष्टता बहुत मददगार है। कन्वर्जन मेमोरी चेक करता है, डाइवर्जन नई विचार लाता है, और प्रोबिंग उन विचारों को कसौटी पर कसता है। अब अगर हम सक्रिय अधिगम या एक्टिव लर्निंग की तरफ बढ़ें, तो नोट्स, परियोजना कार्य और क्षेत्र कार्यों पर बहुत जोर देते हैं। यहाँ शिक्षार्थी पूरी तरह से केंद्र में आ जाता है। हाँ, प्रोजेक्ट वर्क एक बहुत ही संरचित प्रक्रिया है। ये प्राकृतिक सेटिंग में काम करता है। इसके 8 संगठनात्मक चरण बताए गए हैं, थीम चुनने से लेकर योजना बनाने, संसाधन जुटाने और अंत में रिपोर्ट तैयार करने तक। लेकिन इसका असली महत्व इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव में है। वो कैसे? जब लोग समूहों में किसी वास्तविक समस्या पर काम करते हैं, तो उनमें एक लोकतांत्रिक भावना का विकास होता है। वे एक दूसरे को सुनना, असहमत होना, स्वतंत्र सोच विकसित करना और साथ मिलकर निष्कर्ष निकालना सीखते हैं। उनके संचार कौशल में भी जबरदस्त सुधार होता है। और फील्ड वर्क यानी किसी वास्तविक जगह पर जाना, जैसे किसी कारखाने या ऐतिहासिक स्थल पर, इसका प्रभाव तो और भी गहरा होता होगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी एपिसोडिक मेमोरी से जुड़ जाता है। 4 दीवारी के अंदर सुनी गई बात हम भूल सकते हैं, लेकिन जो हम खुद देखते और अनुभव करते हैं, वो फर्स्ट हैंड ज्ञान हमेशा याद रहता है। बिल्कुल। फील्ड वर्क कक्षा को असली दुनिया में ले जाता है। और जब हम समूहों में काम करने की बात कर ही रहे हैं, तो नोट्स में समूह विधियों का एक बहुत ही शानदार तुलनात्मक ग्रिड दिया गया है। हाँ, मैंने भी इस ग्रिड को ध्यान से देखा। यह एक बहुत ही स्पष्ट और मददगार टूल है। यह ग्रिड वाद विवाद यानी डिबेट, विचार गोष्ठी यानी सिंपोजियम और पैनल चर्चा के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। अक्सर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं, जो तकनीकी रूप से गलत है। इन तीनों के बीच बहुत बारीक अंतर है। चलिए सबसे पहले डिबेट या वाद विवाद को लेते हैं। इसका मुख्य फोकस हमेशा किसी विवादास्पद मुद्दे पर होता है, जहां 2 साफ और अलग पक्ष होते हैं, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। नोट्स में इसका उदाहरण दिया गया है, पूंजीवाद बनाम समाजवाद। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नोट्स इस उदाहरण के जरिए किसी भी राजनीतिक या आर्थिक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य भी यहाँ किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं है। वे बस ये बता रहे हैं कि डिबेट के लिए ऐसे विषयों की जरूरत होती है जहां वैचारिक टकराव हो, जहां 2 समूह साक्ष्यों को तौलते हैं। हाँ, डिबेट का लक्ष्य साक्ष्यों और तर्कों को तौलना है। यह आलोचनात्मक सोच को धार देता है। लेकिन सिंपोजियम या विचार गोष्ठी का माहौल डिबेट से एकदम अलग होता है। नोट्स के मुताबिक इसमें कोई विरोध नहीं होता। इसका फोकस किसी बहुआयामी विषय पर होता है। सही कहा। सिंपोजियम में विशेषज्ञ एक दूसरे को काटने के लिए नहीं आते। वे किसी एक बड़े विषय के अलग अलग हिस्सों पर एक के बाद एक प्रकाश डालते हैं। जैसे अगर गांधी जी के विचारों पर चर्चा हो रही है, तो एक व्यक्ति उनके राजनीतिक विचारों पर बोलेगा, दूसरा उनके आर्थिक दर्शन पर और तीसरा उनके सामाजिक सुधारों पर। मतलब इसका लक्ष्य किसी को हराना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका लक्ष्य एक व्यापक दृष्टिकोण देना है। श्रोताओं को विषय के हर पहलू की समझ मिल सके, यही सिंपोजियम का उद्देश्य होता है। और फिर आता है पैनल डिस्कशन। जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये जटिल विषयों के लिए होता है, जहां कुछ विशेषज्ञ एक मॉडरेटर के सवालों के जवाब देते हैं। पैनल चर्चा अक्सर उन मुद्दों पर होती हैं जिनका कोई एक सीधा जवाब नहीं होता, जैसे संयुक्त राष्ट्र का भविष्य क्या होगा। यहाँ विशेषज्ञ आपस में चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और मॉडरेटर ये सुनिश्चित करता है कि चर्चा पटरी से न उतरे। इसका मुख्य लक्ष्य है जटिलताओं को सुलझाना और श्रोताओं के सामने मुद्दों को स्पष्ट करना है। तो डिबेट में तर्कों का टकराव है, सिंपोजियम में ज्ञान का विस्तार है और पैनल में जटिलताओं को सुलझाना है। ये अंतर वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे मैं इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे जादुई हिस्सा मानता हूं। ये मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेनस्टॉर्मिंग की तकनीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग को रचनात्मक क्षमता विकसित करने का सबसे बेहतरीन टूल माना जाता है और समस्या समाधान के जो 5 चरण होते हैं, पहचान, परिभाषा, परिकल्पना निर्माण, परीक्षण और समाधान चयन, उनमें ये बहुत काम आता है। लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह से इसके एक गोल्डन रूल पर टिकी है। और वो नियम है, विचार उत्पन्न करते समय किसी भी तरह की आलोचना की अनुमति नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत गलतियां निकालने के लिए प्रोग्राम्ड होता है? हाँ, और इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है, डर। जब हम इंसानों को लगता है कि हमारे विचारों को तुरंत जज किया जाएगा या उन पर हंसा जाएगा, तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो बचाव तंत्र चलाता है, सक्रिय हो जाता है। अच्छा, तो ये बायोलॉजिकल है? एकदम। इसे अमिगडाला हाईजैकिंग भी कहते हैं। इस डर के माहौल में रचनात्मक सोच पूरी तरह से बंद हो जाती है। जब हम आलोचना नहीं होगी का नियम सख्ती से लागू करते हैं, तो हम एक सुरक्षित मानसिक माहौल बनाते हैं। यहाँ बेतुके से बेतुका विचार भी बिना किसी झिझक के सामने आ सकता है। मतलब विचारों का एक स्वतंत्र प्रवाह होने लगता है। बिल्कुल, एक फ्री एक्सप्रेशन। और कई बार उन्हीं बेतुके विचारों में से किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल आता है। मूल्यांकन हमेशा बाद में होना चाहिए, जब विचारों का प्रवाह रुक जाए। ये बात तो हम अक्सर कॉर्पोरेट मीटिंग्स या प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी देखते हैं। जैसे ही कोई नया आइडिया देता है, कोई ना कोई तुरंत बोल पड़ता है कि ये काम नहीं करेगा, और वहीं पर रचनात्मकता दम तोड़ देती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ साथ नोट्स में संकल्पना मानचित्र या कॉन्सेप्ट मैपिंग का भी जिक्र है, जो ऑसुबिल के मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग सिद्धांत पर आधारित है। ऑसुबिल का मानना था कि रटना और सीखना 2 अलग चीजें हैं। सीखना तभी अर्थपूर्ण होता है जब हम नए ज्ञान को उस ज्ञान से जोड़ते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद है। कॉन्सेप्ट मैपिंग इसी प्रक्रिया के पीछे का मुख्य विचार है। नोट्स में इसे समझाने के लिए एक भारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पदानुक्रमित या हिरार्किकल। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझूं, तो क्या इसका मतलब एक के नीचे एक जानकारी को व्यवस्थित करना है? जैसे किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, फिर मैनेजर, फिर उनकी टीम। बहुत ही सटीक उपमा है। दिमाग जानकारियों को ऐसे ही फोल्डर्स में रखता है। नोट्स में भारत की रक्षा प्रणाली का एक बहुत ही स्पष्ट दृश्य उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो चार्ट मैंने देखा। उसमें सबसे ऊपर राष्ट्रपति हैं, फिर वहां से शाखाएं निकलती हैं और फिर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तक का क्रॉस लिंक दिखाया गया है। जब हम जानकारी को ऐसे क्रॉस लिंक्स और पदानुक्रम के साथ देखते हैं, तो दिमाग केवल तथ्यों को नहीं बल्कि उनके बीच के रिश्ते को समझता है। रिश्ते समझना ही तो असली ज्ञान है। और जब हम चीजों को देखने और समझने की बात कर रहे हैं, तो हमें शिक्षण सामग्री या TLM वाले हिस्से की दुनिया में गोता लगाना चाहिए। हमारी दुनिया केवल शब्दों से नहीं बनी है, संसाधनों के माध्यम से सीखना बहुत जरूरी है। नोट्स में रियालिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। रियालिया का सीधा सा अर्थ है वास्तविक वस्तुएं। जब हम इतिहास या किसी अन्य संस्कृति के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो केवल विवरण सुनना काफी नहीं होता। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी ऐतिहासिक सिक्के या किसी पुरानी सभ्यता के बर्तन को अपने हाथ में लेता है, तो समय की दूरी मिट जाती है। इसी तरह डायोरामा भी एक शक्तिशाली टूल है। डियोरामा यानी किसी दृश्य का 3D मॉडल, जैसे किसी प्राचीन गांव का या जीवन के तरीके को दर्शाने वाला एक छोटा सा 3D सेटअप। इसके अलावा नोट्स मॉडलों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। हाँ, पहला है स्थिर या स्टैटिक मॉडल, जैसे कि कोई मूर्ति। दूसरा है अनुभागीय या सेक्शनल मॉडल, जहां हम चीजों के अंदर के हिस्से देख सकते हैं, जैसे पृथ्वी की परतें। और तीसरा है कार्यशील या वर्किंग मॉडल। बिल्कुल, कार्यशील मॉडल सबसे ज्यादा आकर्षक होते हैं क्योंकि वो गति दिखाते हैं, जैसे एक चलती हुई पवन चक्की का मॉडल। ये केवल ये नहीं बताता कि वो कैसे दिखती है, बल्कि ये भी बताता है कि वो काम कैसे करती है। दृश्यों की इस कड़ी में ज़रूरी में के चार्ट वर्गीकरण का हिस्सा भी आता है। उन्होंने चार्ट्स को 5 तरीकों से बांटा है। नरेशन, जो इतिहास के लिए है, टैबुलेशन, जो तुलना के लिए है, पेडिग्री या वंशावली, फ्लो, जो प्रक्रिया के कदम बताता है, और रिलेशनशिप, जो कारण प्रभाव दिखाता है। इनमें से फ्लो चार्ट और रिलेशनशिप चार्ट बहुत काम के हैं। फ्लो चार्ट किसी काम के एक के बाद एक होने वाले कदमों को दिखाता है, जो किसी भी नई तकनीक को सीखने के लिए जरूरी है, और रिलेशनशिप चार्ट कारण और प्रभाव को दर्शाता है। और जब हमें आंकड़ों या डेटा को समझना हो, तो हम ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं।
नोट्स बहुत ही बारीकी से समझाते हैं कि कौन सा ग्राफ कब काम आता है। जैसे बार ग्राफ मात्राओं की तुलना के लिए है, लाइन ग्राफ समय के साथ रुझान या बदलाव दिखाता है, और पिक्टोरियल ग्राफ चित्रों का उपयोग करता है। लेकिन पाई ग्राफ को लेकर जो बात लिखी है वो बहुत दिलचस्प है कि ये प्रतिशत या किसी पूर्ण हिस्से के अंश को दिखाने के लिए सबसे बेहतरीन है। ऐसा क्यों है? इसका संबंध सीधे तौर पर हमारी दृश्य धारणा या विजुअल परसेप्शन से है। जब हम एक गोल पाए या वृत्त को देखते हैं तो हमारा दिमाग उससे तुरंत एक संपूर्ण इकाई मान लेता है। अब अगर हम उस वृत्त का 1/3 हिस्सा किसी और रंग में कर दें तो दिमाग को बिना कोई नंबर पढ़े यह समझ आ जाता है कि बात एक बड़े हिस्से की हो रही है। नंबरों को प्रोसेस करने में समय लगता है, लेकिन आकृतियों के अनुपात को हमारा दिमाग तुरंत समझ लेता है। यह सच में अद्भुत है। इसी दृश्य धारणा का एक और बड़ा उदाहरण है नक्शे और समय रेखाएं। नोट्स नक्शों के कई प्रकार बताते हैं। भौतिक, जो पहाड़ नदियां दिखाते हैं, राजनीतिक, जो सीमाएं दिखाते हैं, आर्थिक और सामाजिक। लेकिन यहाँ केनवॉर्दी के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हें एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। केनवॉर्थी के विचार नक्शे पढ़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल देते हैं। उनका पहला नियम है कि नक्शे में केवल स्थानों को खोजने के बजाय उनके बीच के संबंधों पर जोर दें। और उनका दूसरा नियम तो मुझे लगता है कि बहुत ही व्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि दिशाओं के लिए कभी भी ऊपर या नीचे शब्दों का प्रयोग ना करें, हमेशा उत्तर और दक्षिण का उपयोग करें। क्या ऊपर कहने से दिमाग सच में भ्रमित होता है? बिल्कुल होता है। ऊपर का मतलब आसमान की तरफ होना होता है। ये एक 3 डायमेंशनल दिशा है, जबकि उत्तर एक 2 डायमेंशनल सतह पर एक विशिष्ट भौगोलिक दिशा है। जब हम नक्शे में ऊपर कहते हैं तो हम अनजाने में दिमाग को ये संकेत दे रहे होते हैं कि वो जगह ऊंचाई पर है, जो कि गलत भौगोलिक समझ पैदा करता है। इसलिए हमेशा दिशाओं और प्रतीकों का सही उपयोग करना चाहिए। हमेशा प्रतीकों से शुरुआत करनी चाहिए। इन नोट्स के अंतिम हिस्से में तकनीक और समुदाय की भूमिका पर बात की गई है। इसमें ICT और NROER का जिक्र है, जो NCERT द्वारा संचालित एक डिजिटल रिपोजिटरी है। तकनीक एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन नोट्स यह भी याद दिलाते हैं कि समुदाय से बड़ा कोई संसाधन नहीं है। स्थानीय संदर्भ का उपयोग करना या किसी अतिथि वक्ता को बुलाकर उनके वास्तविक जीवन के अनुभव साझा करना, ये वो चीजें हैं जो पाठ्य पुस्तक को वास्तविकता से जोड़ती हैं और किसी भी नीरस विषय में जान डाल देती हैं। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो कुछ एग्जाम बस्टर तथ्य हमारे सामने आते हैं। जैसे ऑसोबिल का संबंध कॉन्सेप्ट मैपिंग से है, रियालिया का मतलब असली वस्तुएं हैं, और ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्रिटिसिज्म की मनाही है। लेकिन एक बड़े संदर्भ में देखें तो ये सारी रणनीतियां सिर्फ कक्षाओं या परीक्षाएं पास करने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। शिक्षा का असली उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि किस समय किस उद्देश्य के लिए कौन सी रणनीति का उपयोग करना है, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, दृश्य हो या समूह आधारित हो। हम हर दिन नई जानकारी को समझने के लिए इन्हीं तरीकों का उपयोग करते हैं, चाहे वो मीटिंग्स में हो या कोई नया कौशल सीखते समय। जब हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो हमें उनकी समझ के स्तर तक जाना होता है, उपमाएं दे। आज की इस डीप डाइव में हम शिक्षा और शिक्षण की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होता है। बिल्कुल। मतलब जब भी हम किसी शानदार टीचर को क्लास में पढ़ाते हुए देखते हैं ना, तो लगता है कि सब कुछ कितना स्वाभाविक है। ऐसा लगता है जैसे बस एक जादू हो रहा है। हाँ, टीचर क्लास में आया, उसने बोलना शुरू किया और अचानक से 40 बच्चों का ध्यान उसकी तरफ खींच गया। एग्जैक्टली। लेकिन उस जादू के पीछे एक बहुत ही ठोस विज्ञान है, एक मनोविज्ञान और बहुत लंबी योजना होती है। जी, और आज की हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो अध्ययन सामग्री है जो CTET, DSSB और KVS जैसी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाँ, इनमें सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का पूरा निचोड़ है। हम मुख्य रूप से लेसन प्लान और व्यवहारवादी बनाम रचनावादी दृष्टिकोण पर बात करेंगे, और साथ ही वो बेहद चर्चित 5E मॉडल। एग्जाम के नजरिए से ये टॉपिक बहुत क्रूशियल है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि एक बेहतरीन क्लासरूम का निर्माण असल में होता कैसे है, और मानव मस्तिष्क सबसे बेहतर तरीके से जानकारी को ग्रहण कैसे करता है। ये एक बहुत ही रोमांचक विषय। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अक्सर लोगों को लगता है कि पढ़ाना सिर्फ किताब खोलने और तथ्यों को पढ़कर सुनाने का नाम है। हाँ, लेकिन वास्तव में एक प्रभावी शिक्षक अपनी कक्षा में जाने से पहले जो मानसिक प्रक्रिया अपनाता है वो किसी फिल्म के निर्देशक की तरह होती है। सही कहा। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं शिक्षण में योजना के महत्व से। शिक्षण की पूरी प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो योजना बनाना वास्तव में शिक्षण का
प्री एक्टिव फेज कहलाता है। यानी पूर्व सक्रिय चरण। जी, कक्षा में जो कुछ भी होता है उसकी नींव क्लास शुरू होने से बहुत पहले ही रखी जा चुकी होती है। इसके 3 बहुत ही दिलचस्प फायदे होते हैं। बिल्कुल। पहला है दिशा, यानी स्पष्ट लक्ष्य तय करना। दूसरा है अनुशासन, ताकि कक्षा में कम से कम व्यवधान। और तीसरा तनाव में कमी। ये तनाव में कमी वाला बिंदु मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्री एक्टिव फेज को अगर थोड़ा और गहराई से समझें तो ये सिर्फ ये तय करना नहीं है कि आज कौन सा पन्ना पढ़ना है। तो फिर ये क्या है? ये एक मानसिक रिहर्सल है। एक शिक्षक के लिए सबसे डरावना सपना होता है कक्षा में जाकर ये भूल जाना कि आगे क्या करना है। या फिर बच्चों के सवालों के बीच उलझ जाना। एग्जैक्टली। जब योजना स्पष्ट होती है तो शिक्षक का पूरा ध्यान बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर होता है, अपनी घबराहट छुपाने पर नहीं। और इसी योजना को समय के पैमाने पे मापने के लिए वोंग और वोंग का एक बहुत ही शानदार समय प्रबंधन मॉडल है। हाँ, वोंग एंड वोंग मॉडल। इसे एक पाई चार्ट के रूप में समझा जा सकता है जो किसी भी कक्षा के समय को 4 हिस्सों में बांटता है। वो पाई चार्ट सच में आंखें खोलने वाला है और काफी व्यावहारिक भी है। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। बिल्कुल। इसमें सबसे पहला है एलोकेटेड टाइम, यानी आवंटित समय। मतलब स्कूल ने किसी विषय के लिए जो समय तय किया है। जैसे मान लीजिए गणित की क्लास के लिए 45 मिनट आवंटित किए गए हैं। हाँ, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उन 45 मिनटों में पूरी तरह से सिर्फ गणित नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर दूसरा चरण आता है, जैसे इंस्ट्रक्शनल टाइम कहते हैं। ये वो समय है जब शिक्षक वास्तव में निर्देश दे रहा होता है। जी। आवंटित समय में से उपस्थिति लेना, बच्चों को शांत कराना या कोई अनाउंसमेंट करना हटा दें तो जो समय बचता है वो इंस्ट्रक्शनल टाइम है। तो 45 मिनट की क्लास में ये शायद 30 मिनट ही रह जाता होगा। मुश्किल से। और इसके बाद जो 2 चरण आते हैं वो सच में किसी भी शिक्षक की असली परीक्षा होते हैं। तीसरा है एंगेज टाइम, जिसका सीधा सा मतलब है कि छात्र कितनी देर तक सक्रिय रूप से उस कार्य में लगे हुए हैं। सही कहा। मान लीजिए शिक्षक 30 मिनट तक पढ़ा रहा है, लेकिन क्या बच्चे सच में सुन रहे हैं या वे खिड़की के बाहर देख रहे हैं? बिल्कुल। जितने समय तक बच्चे मानसिक रूप से कक्षा में मौजूद रहते हैं, सिर्फ वही एंगेज टाइम है। और चौथा जो इस पूरे पिरामिड की चोटी है वो है एकेडमिक लर्निंग टाइम, यानी ALT। ये वो समय है जब छात्र न केवल व्यस्त हैं बल्कि वे वास्तव में सफल हो रहे हैं। मतलब वे सीख रहे हैं और उनके दिमाग में नई अवधारणाएं मजबूती से बैठ रही हैं। और यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा ट्रैप सामने आता है। जो सबसे प्रभावी शिक्षक होते हैं उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं होता। हाँ, उनका फोकस इस बात पर होता है कि एंगेज टाइम और एकेडमिक लर्निंग टाइम को कैसे अधिकतम किया जाए। बिल्कुल। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये बहुत तार्किक है। 45 मिनट की क्लास में अगर बच्चा सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही मायने में कुछ सीख रहा है तो भले ही शिक्षक ने बहुत अच्छी स्पीच दी हो, वो योजना पूरी तरह विफल है। एकदम सही। अब समय को और पाठ्यक्रम को सही तरीके से बांटने के लिए शिक्षा में योजनाओं की एक पूरी हायरार्की होती है। पदानुक्रम। जैसे किसी भी बड़ी इमारत को बनाने से पहले एक मास्टर प्लान होता है, फिर हर मंजिल का प्लान और फिर हर कमरे का। शिक्षा में से एनुअल प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान के रूप में देखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एनुअल प्लान की, जिसे हम द बिग पिक्चर भी कह सकते हैं। वार्षिक योजना पूरे शैक्षणिक वर्ष का एक ब्लूप्रिंट होती है। ये सत्र शुरू होने से पहले ही तैयार कर ली जाती है। इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि कौन सा अध्याय कब पढ़ाया जाएगा, बल्कि महीने के हिसाब से इकाइयों का बंटवारा भी होता है। हाँ, परीक्षाओं की तारीखें, छुट्टियां कब होंगी और यहाँ तक कि पृथ्वी दिवस या विज्ञान मेला जैसे विशेष समारोह कब मनाए जाएंगे, ये सब पहले से तय होता है। मतलब ये स्कूल के पूरे साल का एक व्यापक कैलेंडर है जो ये सुनिश्चित करता है कि साल के अंत तक सब कुछ सुचारू रूप से पूरा हो जाए। और एक बार जब वो बिग पिक्चर तैयार हो जाती है तब उसे छोटे और अधिक प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ा जाता है, जिसे यूनिट प्लान या इकाई योजना कहते हैं। ये आमतौर पर 2 से 3 सप्ताह के एक विशिष्ट थीम पर आधारित होता है ना? जी। और यहाँ पर मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत लागू होता है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं क्योंकि ये सच में बहुत ही गहरा विचार है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान असल में मानव धारणा यानी परसेप्शन का एक सिद्धांत है। गेस्टाल्ट का सीधा सा अर्थ है कि इंसान का दिमाग चीजों को अलग अलग टुकड़ों में देखने के बजाय सबसे पहले उसे एक संपूर्ण के रूप में देखता है। जैसे साइकिल वाला उदाहरण। एग्जैक्टली। जब हम एक साइकिल देखते हैं तो हम पहले उसे एक साइकिल के रूप में पहचानते हैं,
न कि अलग-अलग एक पहिया, एक चेन और एक हैंडल के रूप में। शिक्षा में इसका मतलब ये है कि सीखना तब बेहतर होता है जब हिस्सों के बजाय पूर्ण को समझा जाए। बिल्कुल। इसे एक क्लासरूम की उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों को विविधता के बारे में पढ़ाना है। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार शिक्षक सीधे ये नहीं पढ़ाएगा कि अलग-अलग धर्म क्या हैं। या अलग-अलग भाषाएं क्या हैं? हाँ, बल्कि पहले बच्चों को विविधता का एक समग्र विचार दिया जाएगा। कि विविधता होती क्या है, ये हमारे आसपास कैसे मौजूद है, जैसे बगीचे में अलग-अलग फूलों की तरह। और जब वे इस बड़ी तस्वीर को समझ लेते हैं, तब जाकर उसे धर्म, भाषा या वेशभूषा जैसे छोटे उप विषयों में बांटा जाता है। बहुत सटीक उदाहरण है। यूनिट प्लान इसी सिद्धांत पर काम करता है। सबसे पहले इकाई का चयन किया जाता है, फिर उसे छोटी उप इकाइयों में बांटा जाता है। उसके बाद ये तय होता है कि इस यूनिट से बच्चे क्या सीखेंगे, यानी सीखने के उद्देश्य। फिर निर्देशात्मक प्रक्रियाएं तय होती हैं कि इसे पढ़ाया कैसे जाएगा, और अंत में मूल्यांकन के उपकरण तय किए जाते हैं। अक्सर लोग इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि यूनिट प्लान की असल जगह कहाँ है, और यहीं एग्जामिनर फंसाता है। इसे ऐसे समझना चाहिए कि यूनिट प्लान एक बहुत बड़े एनुअल प्लान और एक बहुत ही छोटे दैनिक लेसन प्लान के बीच एक पुल का काम करता है। मतलब ये साल भर की योजना को रोजमर्रा की क्लासरूम गतिविधियों से जोड़ता है। सही कहा। और इसी रोजमर्रा की गतिविधि का नाम है लेसन प्लान या दैनिक पाठ योजना, जिसे हम एक शिक्षक का डेली मैप कह सकते हैं। बिनिंग और बिनिंग नाम के शिक्षाविदों ने इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। हाँ, उनके अनुसार पाठ योजना में उद्देश्यों को परिभाषित करना, विषय वस्तु का चयन करना और पढ़ाने के तरीके को निर्धारित करना शामिल है। इसे अगर और सरल भाषा में डिकोड किया जाए तो किसी भी रोजमर्रा के लेसन प्लान के मुख्य रूप से 4 घटक होते हैं। पहला, सामग्री विश्लेषण, यानी आज पढ़ाना क्या है। दूसरा, उद्देश्य, यानी इस क्लास के खत्म होने पर बच्चों को क्या नया आ जाना चाहिए। तीसरा, सीखने की गतिविधियां, कि शिक्षक कौन से तरीके या मीडिया का इस्तेमाल करेगा। और चौथा, मूल्यांकन, ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जो पढ़ाया गया है वो बच्चों के दिमाग में बैठ गया है। और ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के उन्हीं 3 चरणों से होकर गुजरती है जो हमने पहले बात की थी। कक्षा से पहले की तैयारी यानी प्री एक्टिव, कक्षा के अंदर का एग्जीक्यूशन यानी इंटरैक्टिव, और कक्षा के बाद का मूल्यांकन यानी पोस्ट एक्टिव। अब यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये तो समझ में आ गया कि योजना बनानी है, लेकिन वो योजना बनेगी कैसे? क्लास का माहौल कैसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इसके लिए 2 बिल्कुल अलग-अलग विचारधाराएं हैं। एक है हमारा पुराना परंपरागत तरीका और दूसरा है नया संरचनावादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीका। पहले पारंपरिक पाठ योजना पर बात करते हैं, जिसे हर्बर्टियन स्टेप्स भी कहा जाता है। ये मॉडल पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित होता है। हर्बर्टियन मॉडल काफी लंबे समय तक शिक्षा की दुनिया पर राज करता रहा है और आज भी कई जगह इसका इस्तेमाल होता है। इसके चरण बहुत ही तय और सीधे होते हैं। हाँ, शिक्षक सबसे पहले तैयारी या परिचय से शुरुआत करता है, फिर विषय को प्रस्तुत करता है। उसके बाद नई जानकारी की पुरानी जानकारी से तुलना करके एक जुड़ाव बनाता है। फिर एक सामान्यकरण किया जाता है कि इससे क्या नियम सीखा गया, और उसके बाद उस नियम का नए सवालों पर अनुप्रयोग होता है। और क्लास के अंत में पुनरावृत्ति यानी रिवीजन होता है। इस पारंपरिक मॉडल में एक नियम पत्थर की लकीर माना जाता है, और ये एग्जाम फोकस के लिए बहुत अहम है। वो क्या है? परिचय हमेशा प्रस्तुति से पहले आएगा। कोई भी शिक्षक सीधे जाकर नया विषय पढ़ाना शुरू नहीं कर सकता। और इसके पीछे का कारण बहुत ही वैज्ञानिक है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में स्कीमा एक्टिवेशन कहा जाता है। बिल्कुल, स्कीमा एक्टिवेशन को थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है, क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया का सबसे बुनियादी नियम है। स्कीमा एक्टिवेशन को हम किसी इमारत की नींव तैयार करने जैसा समझ सकते हैं। मानव मस्तिष्क कोई खाली हार्ड ड्राइव तो है नहीं, जहां आप बस नई फाइलें कॉपी कर दें। एकदम सही। हमारा दिमाग पहले से मौजूद जानकारियों के जालों से बना है, जिन्हें स्कीमा कहते हैं। जब कोई नई जानकारी आती है तो दिमाग उसे तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक उसे कोई पुरानी जानी पहचानी जानकारी न मिल जाए जिससे वो जुड़ सके। इसलिए अगर बच्चों को चुंबक के बारे में पढ़ाना है तो सीधे परिभाषा रटाने से पहले शिक्षक को उनका पुराना ज्ञान सक्रिय करना होगा। वो पूछ सकता है कि क्या किसी ने कभी फ्रिज पर कोई स्टिकर चिपकाया है जो बिना गोंद के चिपक जाता है? और जैसे ही बच्चे हाँ कहते हैं, उनका स्कीमा सक्रिय हो जाता है। अब वे नई जानकारी ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये बहुत ही प्रभावी तरीका लगता है। है भी।
लेकिन शिक्षाविदों ने धीरे धीरे महसूस किया कि ये पारंपरिक तरीका भले ही व्यवस्थित हो, बच्चों को सिर्फ जानकारी ग्रहण करने वाली मशीन बना रहा था। वे सिर्फ सुन रहे थे और रट रहे थे। इसीलिए शिक्षा में एक बहुत बड़ी क्रांति आई और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का जन्म हुआ। संरचनावादी दृष्टिकोण, ऑड्रे ग्रे जैसे विचारकों ने ये स्पष्ट किया कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे शिक्षक के दिमाग से निकालकर बच्चे के दिमाग में डाला जा सके। ज्ञान का निर्माण छात्र द्वारा खुद किया जाता है, वो इसे निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं करता। ये शिक्षा के इतिहास का सबसे बड़ा शिफ्ट है। इसका मतलब है कि अब बच्चा क्लासरूम के केंद्र में आ गया है। इस दृष्टिकोण में शिक्षक अब ज्ञान का इकलौता स्रोत नहीं है, बल्कि वो एक फैसिलिटेटर या मार्गदर्शक बन गया है। अगर इन दोनों दृष्टिकोणों की आमने सामने तुलना की जाए तो अंतर बहुत साफ दिखाई देता है। पारंपरिक क्लासरूम में शिक्षक मंच पर खड़ा एक सर्वज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसे सेज ऑन स्टेज कहते हैं। वो सिर्फ ज्ञान बांट रहा है, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में शिक्षक एक गाइड की तरह बच्चों के साथ काम करता है। और बच्चों की भूमिका में भी तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। पारंपरिक तरीके में छात्र एक निष्क्रिय श्रोता होता है, उसका काम सिर्फ सुनना और नोट्स बनाना है। लेकिन संरचनावाद में वो एक सक्रिय भागीदार होता है। पहले पूरा जोर रटने पर होता था कि किसने कितनी परिभाषाएं याद कर लीं। लेकिन अब जोर पूछताछ, अन्वेषण और सवाल पूछने पर है। एक और बड़ा अंतर ये है कि पारंपरिक कक्षा में बच्चे अक्सर अकेले और चुपचाप काम करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा में बहुत शोर होता है। सहयोगात्मक कार्य होता है, बच्चे समूहों में एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। बिल्कुल। एक और सबसे बड़ा अंतर मूल्यांकन के तरीके में भी है। पारंपरिक मॉडल पूरी तरह से प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, यानी इसका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि साल के अंत में होने वाले टेस्ट में कितने नंबर आए। इसके विपरीत संरचनावादी मॉडल प्रोसेस ओरिएंटेड है। यहाँ ये देखा जाता है कि बच्चा सीख कैसे रहा है। इसीलिए इसमें कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE का इस्तेमाल होता है, जहाँ रोजमर्रा की गतिविधियों के आधार पर मूल्यांकन होता है। अब यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, पर इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? हाँ, एक असल क्लासरूम में इसे कैसे लागू करें? इसी चुनौती को हल करने के लिए 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल का निर्माण हुआ। इसे रॉजर बाइबी द्वारा विकसित किया गया था। ये 5E मॉडल आज के समय में आधुनिक शिक्षा शास्त्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। इसमें 5 चरण होते हैं: एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट और इवैल्यूएट। इन 5 चरणों को एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण के जरिए समझना सबसे बेहतर होगा। मान लीजिए कक्षा 8 के विज्ञान का एक विषय है प्राकृतिक संसाधन। एक पारंपरिक शिक्षक कक्षा में आएगा और ब्लैकबोर्ड पर परिभाषा लिख देगा। लेकिन एक कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षक जो 5E मॉडल का उपयोग कर रहा है, वो पहले चरण यानी एंगेज से शुरुआत करेगा। वो कक्षा में आते ही एक बहुत ही अजीब सी चीज कर सकता है। वो अपने साथ कूड़े से भरा एक थैला ला सकता है और उसे मेज पर पलट सकता है। और फिर वो बच्चों से पूछेगा कि क्या इस कचरे की कोई कीमत है? वो एक मुड़ा तोड़ा नोट या प्लास्टिक की खाली बोतल दिखा सकता है। ये तो किसी भी बच्चे का ध्यान खींचने के लिए काफी है। इससे बच्चों की जिज्ञासा तुरंत जग जाएगी। उनका पुराना ज्ञान सामने आएगा, वे अपनी अपनी राय देंगे, यानी वे विषय के साथ पूरी तरह से एंगेज हो गए हैं। इसके बाद आता है दूसरा चरण, एक्सप्लोर यानी अन्वेषण करना। यहाँ शिक्षक क्या करता है? यहाँ शिक्षक एक कदम पीछे हट जाता है। वो बच्चों को समूह में बांटता है और कहता है कि इस कचरे के ढेर को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटो। एक वो चीजें जो हमें प्रकृति से मिली हैं और दूसरी वो जो इंसानों ने बनाई हैं। बच्चे खुद काम करते हैं, चर्चा करते हैं, आपस में बहस करते हैं और गलतियां भी करते हैं। प्रत्यक्ष निर्देश के बिना वे खुद अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण कर रहे होते हैं। जी। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर बच्चे बिना कुछ बुनियादी जानकारी के खुद ही कचरा छांटने लगेंगे तो क्या क्लास में पूरी तरह से अफरा तफरी नहीं मचेगी? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? शिक्षक पहले ही क्यों नहीं बता देता कि प्राकृतिक क्या है और मानव निर्मित क्या है? यही तो वो बिंदु है जहां पारंपरिक सोच और संरचनावादी सोच टकराती है। हाँ, शुरुआत में ये थोड़ा अव्यवस्थित लग सकता है, लेकिन ये एक निर्देशित अव्यवस्था है। मतलब एक गाइडेड कियोस। एग्जैक्टली। जब बच्चे खुद जूझते हैं तो वे जानकारी को सिर्फ याद नहीं कर रहे होते, वे उसके पीछे के तर्क को समझ रहे होते हैं। और इसी से हम तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर आते हैं, एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना।
5E मॉडल का ये कठोर नियम है कि शिक्षक द्वारा एक्सप्लेन करने से पहले छात्र हमेशा एक्सप्लोर करते हैं, ये एग्जाम का बहुत बड़ा ट्रैप है। जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। तो एक्सप्लेन चरण में असल में होता क्या है? इस चरण में पहले शिक्षक व्याख्या नहीं करता, बल्कि छात्र अपने निष्कर्ष बताते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने सूखी पत्तियों को एक तरफ क्यों रखा और प्लास्टिक को दूसरी तरफ क्यों रखा। जब छात्र अपनी बात कह लेते हैं, सिर्फ उसके बाद शिक्षक आगे आता है। शिक्षक अब उन चीजों को सही वैज्ञानिक नाम देता है, जैसे बायोटिक या रिन्यूएबल। ज्ञान की खोज छात्र ने खुद की है, शिक्षक ने सिर्फ उस खोज को एक तकनीकी शब्दावली दी है। सही कहा। ये तरीका ज्ञान को हमेशा के लिए दिमाग में उकेर देता है। इसके बाद चौथा चरण आता है इलैबोरेट, यानी विस्तार करना। जो ज्ञान बच्चों ने अभी अभी कंस्ट्रक्ट किया है, उसे नई स्थितियों में लागू करना। जैसे अब शिक्षक पूछ सकता है कि ठीक है, तुमने रिन्यूएबल संसाधनों को समझ लिया है, तो अब ये बताओ कि सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस में क्या अंतर है। बच्चे अपने नए ज्ञान का इस्तेमाल इस नई पहेली को सुलझाने में करते हैं। इससे उनका ज्ञान और पक्का होता है। और अंतिम चरण है इवैल्यूएट, यानी मूल्यांकन करना। पारंपरिक व्यवस्था में ये एक पेन और पेपर टेस्ट होता। लेकिन 5E मॉडल में मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी प्राकृतिक संसाधन वाले उदाहरण में शिक्षक बच्चों से कह सकता है कि वे पृथ्वी दिवस के लिए एक पोस्टर बनाएं या कोई छोटा सा नाटक तैयार करें। वो प्रोजेक्ट ही उनका मूल्यांकन है, जो ये बताएगा कि उन्हें विषय कितनी गहराई से समझ में आया है और वे उसे असल जिंदगी की समस्या से कैसे जोड़ पा रहे हैं। ये पूरा 5E का सफर कितना जैविक और स्वाभाविक लगता है। ऐसा लगता है जैसे सीखने की प्रक्रिया को उसके असली स्वरूप में वापस लाया गया है। इसके साथ ही जब सर्वांगीण विकास की बात आती है, तो सिर्फ क्लासरूम की पढ़ाई काफी नहीं होती। शिक्षा के आधुनिक ढांचे में को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज पर भी बहुत जोर दिया गया है। सह शैक्षिक गतिविधियां, खेलकूद, कला, डिबेट, थिएटर, इन सबको अक्सर टाइम पास माना जाता था। लेकिन अब ये शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा है। CCE के तहत इन्हें अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इन गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए 5 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला, इन गतिविधियों का पाठ्यक्रम से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। अगर बच्चे नाटक कर रहे हैं, तो उसका विषय उनके इतिहास या विज्ञान के पाठ से जुड़ा हो सकता है। दूसरा है लोकतांत्रिक योजना, यानी इन गतिविधियों की योजना बनाने में छात्रों की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। सिर्फ शिक्षक अकेले सब कुछ तय ना करें। तीसरा तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है, चक्रीय नेतृत्व या रोटेशनल लीडरशिप। इसका मतलब है कि हमेशा एक ही बच्चा कैप्टन या लीडर ना बने, ताकि हर बच्चे को जिम्मेदारी उठाने का मौका मिले। चौथा, समय सारणी में इसकी एक नियमित जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब खाली समय मिला तब खेल लिया। और पांचवा, यहाँ भी शिक्षक की भूमिका एक तानाशाह की नहीं, बल्कि एक सलाहकार और मार्गदर्शक की होती है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक त्वरित अवलोकन करें, तो हमने देखा कि शिक्षण कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक प्री एक्टिव चरण से शुरू होता है, जहाँ योजनाएं खराब प्रदर्शन को रोकती हैं। हमने वोंग और वोंग के समय प्रबंधन को समझा और देखा कि कैसे एंगेज टाइम और एकेडमिक लर्निंग टाइम ही असली सफलता के पैमाने हैं। हमने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के महत्व को जाना कि कैसे पहले संपूर्ण को देखना और फिर हिस्सों को समझना सीखने को आसान बनाता है। और सबसे बड़ी बात, हमने पारंपरिक हर्बर्टियन मॉडल के स्कीमा एक्टिवेशन से लेकर आधुनिक कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल तक का सफर तय किया। आज का शिक्षक मंच पर खड़ा ज्ञानी नहीं है, बल्कि वो बच्चों के साथ चलने वाला एक फैसिलिटेटर है। और 5E मॉडल का वो सुनहरा नियम, जहां सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि बच्चे शिक्षक के एक्सप्लेन करने से पहले खुद एक्सप्लोर करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि एक बेहतरीन क्लासरूम कभी भी सिर्फ संयोग से नहीं बनता। इसके पीछे बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक समझ और एक बहुत ही कसी हुई योजना होती है। ज्ञान को ऊपर से थोपने के बजाय बच्चों को खुद खोजने का अवसर देना ही असली शिक्षा है। जब कोई बच्चा खुद अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है, तो वो उसे जीवन भर नहीं भूलता। परीक्षाओं और असेसमेंट का नाम सुनते ही ना, मतलब एक अजीब सी घबराहट का माहौल बन जाता है। हाँ बिल्कुल, वो लाल स्याही से घिरे हुए नंबर और रिपोर्ट कार्ड का दबाव। एकदम सही कहा आपने। और पास या फेल होने का वो पुराना डर तो खैर है ही, शिक्षा प्रणाली का ये एक ऐसा हिस्सा है जिससे हर कोई गुजरा है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसके पीछे के असल विज्ञान को समझते हैं। तो आज की इस डीप डाइव में हम सोशल साइंस असेसमेंट पेडागोजी, यानी सामाजिक विज्ञान आकलन और शिक्षा शास्त्र से जुड़े कुछ बहुत ही प्रामाणिक नोट्स और शैक्षिक सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये चर्चा बहुत अहम है।
खासकर उन लोगों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या भविष्य में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि शिक्षा में ये जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन है, ये केवल छात्रों को अंक या ग्रेड देने की कोई मशीन जैसी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। ये एक ऐसा विषय है जिसकी जड़ें शिक्षा के हर स्तर से जुड़ी हैं। अगर हम शिक्षा के विकास को ध्यान से देखें तो ये पूरी प्रणाली है ना, एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव से गुजर रही है। दशकों तक हमारी शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से असेसमेंट ऑफ लर्निंग पर निर्भर रही है। मतलब सीखने का आकलन। हाँ, इसका ढांचा बहुत सीधा था। मतलब साल भर पढ़ाई करो और अंत में एक बड़ी परीक्षा दे दो। इसका एकमात्र उद्देश्य सर्टिफिकेशन देना और छात्रों को ग्रेड या रैंक में बांटना होता था। ये पूरी तरह से एक टर्मिनल प्रक्रिया थी। टर्मिनल, या कह लें कि एकदम अंतिम फैसला। बिल्कुल। लेकिन अब जो नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। ये ऑफ और फॉर का जो वैचारिक अंतर है, ये कागज पर तो बहुत स्पष्ट लगता है। पुराना तरीका सिर्फ ये जांचने के लिए था कि छात्र ने कितनी जानकारी को रट लिया है। लेकिन जब बात असेसमेंट फॉर लर्निंग की आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य थोड़ा इंस्ट्रक्शनल या निर्देशात्मक हो जाता है। एकदम सही। कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनात्मकतावाद का मूल विचार ही यही है कि छात्र कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे बस जानकारी से भरना है, बल्कि वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नई जानकारी का निर्माण खुद करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एक ईंट जोड़कर इमारत बनाई जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। तो इस नए तरीके का लक्ष्य शायद यही पहचानना है कि इमारत बनाने में कौन सी ईंट कहाँ कम पड़ रही है, ताकि उसे समय रहते ठीक किया जा सके। असेसमेंट फॉर लर्निंग कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाता, ये एक लगातार चलने वाली फीडबैक लूप है। मतलब ये शिक्षक को भी ये समझने में मदद करता है कि उनके पढ़ाने का तरीका काम कर रहा है या नहीं। हाँ, और साथ ही छात्र को ये दिखाता है कि उसे कहाँ और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। ये आकलन सिर्फ जांचने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने की प्रक्रिया का ही एक अटूट हिस्सा है। तो अगर इस प्रक्रिया को थोड़ा व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो मैंने जो नोट्स पढ़े हैं उनमें समय और कार्य के आधार पर आकलन के 4 मुख्य चरणों का बहुत ही विस्तार से वर्गीकरण किया गया है। हाँ, और ये चरण समझना बहुत जरूरी है। इनमें सबसे पहला चरण है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ये वो प्रक्रिया है जो असल में पढ़ाना शुरू होने से भी पहले की जाती है। इसका मुख्य लक्ष्य छात्र के एंट्री बिहेवियर यानी पूर्व ज्ञान और कौशल को मापना है। बिल्कुल। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बीज बोने से पहले मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करना। हाँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई शिक्षक कक्षा में फ्रांसीसी क्रांति का नया चैप्टर शुरू करने जा रहा है, तो वो पहले ये जांचेगा कि क्या बच्चों को क्रांति शब्द का अर्थ भी पता है या नहीं, या फिर राजशाही की कोई बुनियादी समझ है या नहीं। तब असल में पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और यहीं पर दूसरा चरण आता है रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण है। माइकल स्क्रिवेन ने 1967 में पहली बार इस शब्द का शिक्षा के संदर्भ में इस्तेमाल किया था। ये मूल्यांकन पढ़ाने के दौरान लगातार चलता रहता है। इसका लक्ष्य सीखने की प्रोग्रेस पर नजर रखना होता है ना? हाँ, इसमें क्विज, कक्षा में पूछे जाने वाले सवाल, छोटे असाइनमेंट शामिल होते हैं, जिनका मकसद तुरंत फीडबैक देना होता है। और फॉर्मेटिव तरीके से मूल्यांकन करना बहुत चुनौतीपूर्ण और थका देने वाला नहीं लगता? मतलब हर दिन तो टेस्ट लेना संभव नहीं है ना? देखिए, ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मतलब हर दिन पेन और पेपर वाला टेस्ट लेना बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अनौपचारिक भी हो सकता है। अनौपचारिक कैसे? जैसे जब कोई शिक्षक पढ़ाते समय बच्चों के चेहरे के हाव भाव पढ़ता है, या किसी एक छात्र को खड़ा करके कहता है कि अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में समझाओ, तो वो भी फॉर्मेटिव मूल्यांकन ही है। ओहो, मतलब इसका उद्देश्य ग्रेड देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य बस ये जानना है कि आज का टॉपिक बच्चों तक पहुंचा या नहीं। अगर नहीं पहुंचा तो शिक्षक अगले दिन अपने पढ़ाने का तरीका बदल सकता है। ये स्पष्टीकरण तो इसे बहुत ही व्यवहारिक बना देता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शिक्षक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन भी हो रहा है, फिर भी कोई बच्चा लगातार पिछड़ता चला जाता है। हाँ, ऐसी स्थितियां बहुत आम है कक्षाओं में। तो ऐसे मामलों के लिए जो हमारे स्रोत सामग्री है उसमें तीसरे चरण का उल्लेख है, निदानात्मक मूल्यांकन या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसे समझने के लिए उसमें सौरव नाम के एक 9वीं कक्षा के छात्र की बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी दी गई है। जी, वो केस स्टडी भारतीय कक्षाओं की एक बहुत बड़ी वास्तविकता को सामने लाती है। बिल्कुल।
उस केस स्टडी में बताया गया है कि सौरभ के अंक सामाजिक विज्ञान में लगातार गिर रहे थे। पहले टेस्ट में 70, फिर 62 और फिर गिरकर 54 हो गए। एक सामान्य नजरिए से शायद उसे बस एक कमजोर छात्र मान लिया जाता और बात खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ शिक्षक ने एक जासूस या किसी डॉक्टर की तरह निदान किया, यानी डायग्नोसिस किया। हाँ, गहराई से बात करने पर पता चला कि सौरभ का जो लक्ष्य था वो आगे चलकर विज्ञान पढ़ना था। इसलिए उसे लगने लगा था कि इतिहास और भूगोल उसके किसी काम के नहीं है। उसकी विषय से पूरी तरह रुचि ही खत्म हो गई थी। और यहीं पर डायग्नोस्टिक मूल्यांकन काम आता है। जब फॉर्मेटिव मूल्यांकन के बाद भी कठिनाइयां बनी रहती हैं, तब निदानात्मक मूल्यांकन के जरिए कारण खोजा जाता है और फिर उपचार किया जाता है। एकदम सही। सौरभ के मामले में जब शिक्षक को यह समझ आ गया कि समस्या बौद्धिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक है, तो उन्होंने उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने इतिहास के आविष्कारों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ दिया। हाँ, और भूगोल को भौतिकी या फिजिक्स के नियमों के साथ जोड़कर पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने विषय की प्रासंगिकता को सौरभ की रुचि के साथ अलाइन कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसकी रुचि वापस लौट आई और उसके अंकों में भारी सुधार देखने को मिला। तो निदान और उपचार का ये जो तालमेल है ना, यही इस मूल्यांकन की असली ताकत है। ये तो वाकई एक डॉक्टर की तरह काम करने वाली बात हो गई। पहले सटीक बीमारी पकड़ो और फिर सही दवा दो। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी शिक्षा प्रणाली का जो अंतिम सच है वो है चौथा चरण, योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव इवैल्यूएशन। ये वो मूल्यांकन है जो कोर्स या टर्म के पूरी तरह खत्म होने के बाद किया जाता है, जैसे हमारी वार्षिक परीक्षाएं या बोर्ड एग्जाम्स। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य फोकस सर्टिफिकेशन और ग्रेडिंग पर ही होता है। ये तय करता है कि क्या छात्र ने पाठ्यक्रम के अंत में जो टर्मिनल बिहेवियर अपेक्षित था वो हासिल कर लिया है या नहीं। और आज भी जो ज्यादातर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। हाँ, और विडंबना ये है कि अंतिम नतीजों में इसका वेटेज सबसे अधिक होता है। अक्सर 60 से 70% तक का वेटेज इसी को मिलता है। लेकिन शिक्षा शास्त्र के नजरिए से मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये टर्मिनल है। बिल्कुल, जब तक इसके परिणाम आते हैं तब तक वो वर्तमान सीखने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी होती है, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो मूल्यांकन की इन 4 चरणों प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव के सफर के बाद हमारी स्रोत सामग्री आंकलन के 2 बड़े आयामों पर बात करती है, शैक्षिक यानी स्कोलास्टिक और सह शैक्षिक यानी को-स्कोलास्टिक पक्ष। ये विभाजन समझना बहुत जरूरी है। स्कोलास्टिक पक्ष सीधे तौर पर कॉग्निटिव डोमेन से जुड़ा है। इसमें वो सब कुछ आता है जो हम पारंपरिक विषयों जैसे गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में सीखते हैं। जानकारी याद रखना, उसे समझना और विश्लेषण करना। वहीं दूसरी ओर जो को-स्कोलास्टिक या सहशैक्षिक पक्ष है, वो उन क्षेत्रों को मापता है जिन्हें केवल पेन पेपर टेस्ट से नहीं परखा जा सकता। मतलब गैर संज्ञानात्मक क्षेत्र। हाँ, इसमें मुख्य रूप से जीवन कौशल या लाइफ स्किल्स शामिल होते हैं, जैसे आलोचनात्मक सोच, संवाद कौशल और अपनी भावनाओं को मैनेज करना। इसके अलावा दृष्टिकोण और मूल्यों का भी मूल्यांकन होता है कि एक छात्र अपने शिक्षकों, दोस्तों और पर्यावरण के प्रति कैसा बर्ताव कर रहा है। बिल्कुल, और सहपाठ्यचर्या गतिविधियां, खेलकूद, शारीरिक स्वास्थ्य भी इसी का हिस्सा है। क्योंकि देखिए, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल एक कर्मचारी बनाना नहीं है, बल्कि एक संतुलित नागरिक तैयार करना है। और यहीं से CCE की अवधारणा जन्म लेती है, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जी, सतत का अर्थ है कि मूल्यांकन पूरे साल चले और व्यापक का अर्थ है कि वो स्कोलास्टिक और को-स्कोलास्टिक दोनों पक्षों को कवर करे। लेकिन यहाँ मैं एक आलोचनात्मक सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। अगर आकलन सतत यानी लगातार हो रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि छात्र हर वक्त एक निगरानी में है? क्या ये हर दिन टेस्ट लिए जाने का एहसास बच्चों का तनाव और ज्यादा नहीं बढ़ा देगा? यह एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। यदि सतत का मतलब सच में हर दिन एक औपचारिक परीक्षा लेना होता, तो निश्चित रूप से तनाव बहुत बढ़ जाता। तो फिर इसे कैसे संतुलित किया जाता है? CCE में जो व्यापक या कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है, वो इस तनाव को कम करता है। जब किसी छात्र का मूल्यांकन केवल एक 3 घंटे की वार्षिक परीक्षा के आधार पर होता है, तो वो एक करो या मरो वाली स्थिति होती है। हाँ, और वो बहुत खतरनाक दबाव पैदा करती है। बिल्कुल। तो CCE उस एक बड़े दबाव को कई छोटे छोटे कम जोखिम वाले आकलनों में बांट देता है।
और चूंकि यह व्यापक है, इसलिए यदि कोई छात्र गणित में औसत है लेकिन मान लीजिए कि वो डिबेट में या खेलकूद में बहुत बेहतरीन है, तो उसके उन कौशलों को भी उसके समग्र मूल्यांकन में बराबर का सम्मान मिलता है। ये बहुआयामी दृष्टिकोण सच में रटने के दबाव को कम करता है। ये स्पष्टीकरण सीसीई के पीछे के असली दर्शन को सामने ले आता है। अब सवाल ये है कि इस दृष्टिकोण को क्लासरूम में लागू कैसे किया जाए। इसके लिए नोट्स में कुछ बहुत ही आधुनिक और शिक्षार्थी केंद्रित रणनीतियों का उल्लेख मिलता है। हाँ, जिसमें सबसे पहला नाम आता है स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट और सहपाठी आकलन यानी पीयर असेसमेंट का। स्व आकलन में छात्र मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं। वे एक दूसरे के काम का रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा समूह आकलन या ग्रुप असेसमेंट भी सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के लिए एक बहुत प्रभावशाली टूल है। इसमें कैसे होता है मूल्यांकन? इसमें मूल्यांकन किसी एक व्यक्ति के स्तर पर नहीं, बल्कि एक समूह के रूप में किए गए काम पर होता है। मान लीजिए कि कक्षा में एक मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है, या फिर किसी ऐतिहासिक जगह की फील्ड विजिट के बाद एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसमें शिक्षक क्या नोटिस करता है? इसमें शिक्षक केवल ये नहीं देखता कि रिपोर्ट के तथ्य कितने सही हैं, बल्कि वो ये भी देखता है कि छात्रों ने आपस में टीम की तरह कितनी अच्छी तरह काम किया, किसने लीडरशिप दिखाई और किसने आपस के विवादों को सुलझाया। ये सामाजिक कौशल विकसित करने का एक बहुत ही प्रामाणिक तरीका है। इन रणनीतियों की सूची में एक और बहुत ही दिलचस्प तरीका दिया गया है, पोर्टफोलियो आकलन। अक्सर लोग इसे केवल एक फाइल या फोल्डर समझ लेते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूल है। हाँ, ये सिर्फ कोई रैंडम फाइल नहीं है। दस्तावेज बताते हैं कि पोर्टफोलियो एक निश्चित समय सीमा के दौरान छात्र के विकास का एक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण कलेक्शन है। इसमें बेहतरीन असाइनमेंट्स, आर्टवर्क, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स शामिल होते हैं। यह नहीं दिखाता कि छात्र ने अंत में क्या रट लिया, बल्कि यह दिखाता है कि उसने पूरे साल में क्या और कैसे सीखा है। पोर्टफोलियो की प्रामाणिकता सच में बेजोड़ होती है। लेकिन मूल्यांकन की इन सभी रणनीतियों में जिस एक तरीके को लेकर समाज में सबसे ज्यादा गलत धारणाएं फैली हुई हैं, वो है ओपन बुक एग्जामिनेशन। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा मिथक है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर किताबें परीक्षा हॉल में ले जाने की परमिशन मिल गई तो उत्तर खोजना बहुत आसान हो जाएगा, जबकि शिक्षा शास्त्र का विज्ञान इसके बिल्कुल विपरीत कहानी बताता है। बिल्कुल। अगर परीक्षा में सीधा सवाल पूछा गया है कि 1857 की क्रांति कब और कहाँ शुरू हुई, तब तो किताब खोलकर तारीख देखना बहुत आसान है। लेकिन ओपन बुक एग्जाम में ऐसे सवाल कभी पूछे ही नहीं जाते। सही कहा। इसका मुख्य उद्देश्य तो रटने की विद्या को पूरी तरह से नकारना है। इसमें जो सवाल आते हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग यानी उच्च स्तरीय सोच पर आधारित होते हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए सवाल हो सकता है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए 1857 के विद्रोहियों के पास और क्या वैकल्पिक रणनीतियां हो सकती थीं। अब इसका जवाब तो किसी किताब की लाइन में सीधा नहीं मिलेगा। इसके लिए छात्र को जानकारी का विश्लेषण करना होगा और जो कॉन्सेप्ट्स उसने सीखे हैं उन्हें एक नई परिस्थिति में लागू करना होगा। इसी को हायर ऑर्डर थिंकिंग का अनुप्रयोग कहते हैं। और यही असल चुनौती है। अगर छात्र को ये नहीं पता कि जानकारी को प्रोसेस कैसे करना है, तो किताबों का पूरा ढेर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे तकनीकी और अनदेखे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमने रणनीतियां तो समझ ली, लेकिन जिस प्रश्न पत्र या अचीवमेंट टेस्ट को देखकर अक्सर छात्रों के पसीने छूट जाते हैं, वो असल में बनता कैसे है? यह कोई ऐसे ही मनमर्जी से सवालों को इकट्ठा करने का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है, जिसका पहला कदम है कंटेंट एनालिसिस या विषय वस्तु का विश्लेषण। प्रश्न पत्र निर्माण की यह प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित होती है। कंटेंट एनालिसिस का मतलब है पूरे सिलेबस को बारीक हिस्सों में तोड़ना, जैसे यूनिट्स, अध्याय और उप विषय, ताकि पूरे पाठ्यक्रम को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, है ना? हाँ, जुडिशियस रिप्रेजेंटेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि परीक्षक अपने पसंदीदा अध्याय से 50% सवाल पूछ ले और बाकी महत्वपूर्ण विषयों को पूरी तरह छोड़ दें। और कंटेंट एनालिसिस के बाद दूसरा और सबसे जटिल कदम आता है ब्लूप्रिंट तैयार करना। शैक्षिक दस्तावेजों में इस ब्लूप्रिंट को एक 3D चार्ट के रूप में समझाया गया है। इसे हम एक आर्किटेक्ट के नजरिए से समझ सकते हैं जो एक घर का नक्शा बना रहा है। 3D चार्ट का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। इस चार्ट के 3 आयाम होते हैं। पहला आयाम है कंटेंट, यानी किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है। ये घर के निर्माण सामग्री की तरह है। बिल्कुल। दूसरा आयाम है उद्देश्य, यानी सवाल मापेगा क्या वो केवल ज्ञान मापेगा, समझ मापेगा या लागू करने की क्षमता मापेगा। ये घर की नींव की तरह है।
और तीसरा आयाम है प्रश्नों का प्रकार। मतलब सवाल निबंधात्मक होगा या एमसीक्यू होगा? हाँ, ये घर के डिजाइन की तरह है और इन तीनों आयामों को मिलाकर जो अंतिम ग्रिड या मैट्रिक्स बनता है उसे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। ये क्या सुनिश्चित करता है? ये एक ऐसा विस्तृत नक्शा है जो प्रश्न पत्र लिखने से पहले ही तय कर देता है कि मान लीजिए अध्याय 3 से विश्लेषण के उद्देश्य को जांचने के लिए एक 5 अंक का निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। ये सुनिश्चित करता है कि तैयार किया गया टेस्ट पूरी तरह से संतुलित और वैध हो। और प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो निबंधात्मक प्रश्नों में अक्सर व्याख्या करें या तुलना करें जैसे एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो छात्रों को अपने विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से आज़ादी से प्रस्तुत करने का मौका देते हैं। वहीं संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न सीमित शब्दों में सटीक जानकारी मांगते हैं। लेकिन मूल्यांकन के इस विज्ञान में जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है वो ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर है। आम धारणा तो यही है कि बहुविकल्पीय प्रश्न बनाना बहुत आसान काम है, जबकि पेडागोजी के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले एमसीक्यू बनाना सबसे कठिन बौद्धिक कार्य है। वो इसीलिए क्योंकि इसमें केवल एक सही उत्तर नहीं देना होता। बिल्कुल, 3 ऐसे भ्रामक विकल्प या डिस्ट्रैक्टर्स भी तैयार करने होते हैं जो पूरी तरह से तार्किक लगे। लेकिन हाँ, इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें जांचना या स्कोर करना पूरी तरह से निष्पक्ष होता है। इसमें परीक्षक के मूड या हैंडराइटिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एकदम सही। और निष्पक्षता के इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज मूल्यांकन में आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। ई पोर्टफोलियो के माध्यम से छात्रों का पूरा डेटाबेस सुरक्षित रखा जा रहा है और विस्तृत रूब्रिक्स के जरिए डिजिटल फीडबैक दिया जा रहा है, जो पूरी प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी बनाता है। तकनीक और शिक्षा शास्त्र का यह मिलन आकलन को केवल एक जांच से बदलकर एक मार्गदर्शन में बदल रहा है। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्रणाली दंड देने वाले मॉडल से काफी आगे निकल चुकी है। हमने पूर्व ज्ञान को जांचने वाले प्लेसमेंट मूल्यांकन से शुरुआत की, फिर जाना कि कैसे फॉर्मेटिव मूल्यांकन लगातार फीडबैक देता है और डायग्नोस्टिक मूल्यांकन एक डॉक्टर की तरह सीखने की कमियों का इलाज करता है। हमने सीसीई मॉडल को समझा जो रटने के तनाव को कम करता है, ओपन बुक एग्जाम के उस मिथक को भी तोड़ा जिसमें उसे आसान माना जाता है, और अंत में उस जटिल 3D ब्लूप्रिंट और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को डिकोड किया जिसके बिना कोई भी वैध प्रश्न पत्र नहीं बन सकता। ये पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया शिक्षा के विकास को बखूबी दर्शाती है। लेकिन इस बदलाव के बीच एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न जन्म लेता है। वो क्या? आज जब हम रटने से दूर जा रहे हैं, जब परीक्षाएं ओपन बुक हो रही हैं और जब एआई के इस युग में दुनिया की हर जानकारी हमारी उंगलियों पर मौजूद है, तो भविष्य में ये समाज बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस को किस तरह परिभाषित करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। यदि जानकारी को केवल याद रखने या दिमाग में स्टोर करने की क्षमता का कोई मूल्य ही ना रहे, तो क्या हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे दिमाग के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा?